एक्चुअली नोट मेकिंग मैंने बाद में शुरू की एंड आई थिंक दिस इज़ अ मिस्टेक दैट आई रिग्रेट। और ये चीज़ मैं लोगों को सजेस्ट भी करता हूँ कि जैसे आपके पास अगर टाइम है तो आज आपने क्लास की तो आप शाम को अगर आप उसी टाइम पे उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। Hello everyone, welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by an academy. I am Rinda Madan, your host for today. And today we have with us UPSC CSC 2021 topper, All India Rank 5, Utkarsh Dwivedi. Hi Utkarsh, welcome to the show. Hi, thank you so much. How are you doing? I'm fine, how are you? I am good too, thank you. उत्कर्ष, जब से रिजल्ट आया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? अभी तक आप सिर्फ एक एस्पिरेंट थे एंड सडनली जब रिजल्ट आता है एंड यू सी योर नेम इन द मेरिट लिस्ट, तो तब से क्या एक्सपीरियंस है आपका? आई थिंक द एक्सपीरियंस इज सरियल और विश्वास ही नहीं होता है पहले तो रिजल्ट आने के बाद कि एक्चुअल आपकी रैंक 5 है, बिकॉज आई थिंक नोबडी एक्सपेक्ट्स कि रैंक 5 आ जाएगी। और उसके बाद आई थिंक लोगों का नज़रिया भी काफ़ी चेंज हो जाता है आपको लेके, क्योंकि इसके पहले तक आप 2 बार तक पहुंच रहे थे, नहीं हो रहा था, तो कहीं ना कहीं यू वर समवन हु इज़ नॉट सक्सीडिंग, यू वर अ फेलियर कई लोगों की नज़रों में। लेकिन अचानक से आप सबको लगता है कि नहीं, मतलब आप एक सुपरस्टार हैं। तो इवन व्हेन आई वाज इन यूपी इन माय होम स्टेट, तो वहाँ पे भी जो रिसेप्शन मिला, लोगों का प्यार मिला, स्नेह मिला, तो दैट वाज फिनोमिनल। मतलब इट हम्बल्स यू आई थिंक। एक्सपेक्ट किया था ऐसे कि सिंगल डिजिट रैंक आ जाएगा? नेवर, एब्सोल्युटली नेवर, मतलब सपने में भी नहीं। तो कैसा लगा जब देखा तो? द फर्स्ट रिएक्शन वाज, जैसे मम्मी ने मुझे बताया तो मैंने कहा मम्मी ये फेक हो सकता है पीडीएफ। तो बट देन जब देखा यूपीएससी की वेबसाइट पे, खोला, रोल नंबर मैच किया, तो मैंने कहा हाँ मेरा ही है। तो फिर बट आई थिंक उसके बाद एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होती है, बिकॉज यू नो आप कोई चीज़ सोचते हैं लाइफ में करने के लिए और फाइनली वो चीज़ मटेरियलाइज होती है एक पॉइंट पे जाके, तो आप सेटिस्फाई होते हैं कि यार ठीक है, इतना टाइम से एफर्ट डाला किसी चीज़ में और फाइनली उसका एक आउटपुट आके निकला। फाइनली वर्थ इट। फाइनली वर्थ इट। आपका क्या इंस्पिरेशन था एग्जाम लिखने का? शुरू से आपने सोचा होता कि सिविल सर्विसेज में जाना है? एब्सोल्युटली, बिकॉज एक्चुअली क्या था कि मेरे नाना नानी गवर्नमेंट सर्विसेज में थे यूपी में। तो जब मैं जाता था उनसे मिलने के लिए, तो वहाँ पे कई बार होता था कि डीएम का इंस्पेक्शन होता था। तो मैंने एक बार पूछा भी कि नाना मतलब कौन है डीएम, क्या है? तो उन्होंने तब बताया था कि बेटा मतलब आप ये आईएएस होते हैं, फिर आपको बहुत कम एज पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है इतने सारे लोगों की, एक डिस्ट्रिक्ट की, और बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का, बिकॉज आपके डिसीजंस कैरी ह्यूज इम्पैक्ट और काफ़ी एक सोसाइटल प्रेस्टीज भी है इस जॉब को लेकर। तो फिर मुझे लगा कि इतना सब कुछ है तो आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट करियर टू हैव। तो इंस्पिरेशन वहाँ मेरे नाना नानी से आया था। तो बचपन से ही ऐसे डेवलप हुआ इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन वही था, तो आई थिंक फिर यही था कि यही करना है। फिर आगे मेरा मन भी था कि आगे ह्यूमैनिटीज़ लेके फिर सिविल सर्विसेज में जाएंगे, बट फिर बीच में डाइवर्जन हो गया, इंजीनियरिंग में चले गए, फिर वापस यहीं पे आ गए। ओके, लेट्स टॉक अबाउट योर प्रिपरेशन जर्नी। उत्कर्ष, आपने प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की थी? फॉर प्रीलिम्स मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल स्ट्रैटेजी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए प्रैक्टिस की, और नॉट जस्ट फॉर प्रीलिम्स। मुझे लगता है पूरा एग्ज़ाम ही प्रैक्टिस का एग्ज़ाम है, और इट इज़ नॉट एन एग्ज़ाम ऑफ नॉलेज। ये मैं हर जगह कहता हूँ, और मैं मतलब इस माध्यम से भी यही कहूँगा कि नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है किसी भी स्टेज पे। तो आप ज़्यादा टेस्ट लगाइए फॉर प्रीलिम्स। जैसे मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अराउंड 70+ टेस्ट लगाए थे, सेकेंड अटेम्प्ट में 90+ टेस्ट लगाए थे, थर्ड अटेम्प्ट में भी 60+ टेस्ट लगाए थे। तो एटलीस्ट 50+ टेस्ट आपके होने चाहिए। और एक किताब आती है प्रीवियस ईयर्स वाली, मृणाल सर की, प्री को लेके पर्टिकुलरली 25-26 ईयर्स की, उसमें सॉल्व क्वेश्चंस होते हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो आई थिंक जब आप इतने टेस्ट लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा रहे हैं, तो आपका करीबन एक प्रैक्टिस जो होती है वो 10,000 क्वेश्चंस की हो जाती है बिफोर प्रीलिम्स। और इतनी प्रैक्टिस करने के बाद आई थिंक बहुत कम चांस है कि आपका रुके प्रीलिम्स में। तो आई थिंक दिस वाज द ओवरऑल स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स, ज़्यादा टेस्ट वाली। ज़्यादा टेस्ट तभी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया? एब्सोल्युटली। और इसीलिए हर बार क्लियर हुआ वो जाके, बिकॉज वो स्ट्रैटेजी हर बार वर्क की है टेस्ट लगाने वाली। ओके, तो आपने हिस्ट्री के लिए क्या रिसोर्सेज रेफर किए थे? फॉर अ बिगनर जो घर से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या सजेस्ट करोगे? बिगनर्स के लिए सबसे स्टार्टिंग रिसोर्स क्या होना चाहिए? बिकॉज आई बिलीव लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में हर सब्जेक्ट के लिए, तो उनको चूज़ कैसे करें कि यही उनके लिए सही रहेगा स्टार्ट करने के लिए? आई थिंक जैसे
कई सारे रिसोर्सेज तो हैं ही, बट आई थिंक इट इज़ बेटर टू गो फॉर स्टैंडर्ड रिसोर्सेज, और सबसे स्टैंडर्ड एनसीईआरटीज़ होती हैं। ओके। तो अगर हम बिगनर की बात करें तो 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज़ इंपॉर्टेंट होती है, और उसमें भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सोसाइटी, इन सब की इंपॉर्टेंट होती है, उनको ज़रूर एक बार पढ़ना चाहिए। बिकॉज एक्चुअली क्या होता है कि मैं एक चीज़ देखता हूँ कि कई बार लोगों ने मुझसे ये चीज़ पूछी कि एनसीईआरटीज़ पढ़ें कि ना पढ़ें। ये टू बी और नॉट टू बी का क्वेश्चन हरदम बना रहता है, दी एनसीईआरटी डायलेमा। तो मुझे लगता है इसको एक बार में ख़त्म कर देना चाहिए पढ़ के। अगर आपको डायलेमा है कि पढ़ें कि ना पढ़ें, तो सोचा पढ़ ही लीजिए, द क्वेश्चन एंड्स। तो जो बिगनर है उन्हें एनसीईआरटीज़ को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और पर्टिकुलरली प्री के लिए अगर मैं कहूँ तो हिस्ट्री के लिए, जैसे उसमें कई सारे पार्ट्स हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जो ओल्ड एनसीईआरटी आती है आर एस शर्मा की, वो बेस्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। मेडिवल के लिए न्यू एनसीईआरटी बेटर है, बिकॉज ओल्ड वाली थोड़ी बल्की हो जाती है, सतीश चंद्रा वाली। फिर मॉडर्न के लिए नई एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, प्लस कपल्ड विद स्पेक्ट्रम। और एक फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी आती है क्लास 11th की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। तो अभी जैसे बिगनर्स ने मान लीजिए कि एनसीईआरटी पहले ही कर ली है, लाइक 6 to 12 का स्टैंडर्ड सोर्स उन्होंने फॉलो कर लिया है, देन एक्स्ट्रा बुक्स पे कौन सा रेफर करेगा? मुझे ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा बुक्स बहुत ज़्यादा नहीं पढ़नी चाहिए। जैसे मैंने अपने पूरे 4 साल की प्रिपरेशन में 3 किताब से ज़्यादा नहीं पढ़ा है, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटीज़। जैसे एनसीईआरटीज़ हो गई, उसके बाद फिर आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे पॉलिटी के लिए, आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और एक एनवायरनमेंट की किताब आती है, बट आई थिंक वो भी इतनी बहुत बेनिफिशियल किताब नहीं है। तो बस ये 2 बचती हैं, स्टैंडर्ड, स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत। तो उसके अलावा फिर आप वैल्यू एड ऑन कैसे करेंगे अपने उसमें, तो आई थिंक वहाँ पे टेस्ट सीरीज का रोल आता है, और इसीलिए आई एम अ बिलीवर ऑफ टेकिंग मोर एंड मोर टेस्ट। सो आपके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी इनफ है, लाइक पहले एनसीईआरटी और फिर पर्टिकुलर एक बुक लाइक स्पेक्ट्रम और लक्ष्मी? यस, कपल्ड विद टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोर देन इनफ है। ओके, ग्रेट। कमिंग ऑन टू द ज्योग्राफी पार्ट, तो ज्योग्राफी के लिए आपने क्या फॉलो किया था, लाइक रिसोर्सेज एंड देन स्ट्रैटेजी? ज्योग्राफी के लिए जैसे मेरे अपने नोट्स थे, जो मैंने क्लासेस ली थी वहाँ के नोट्स थे ज्योग्राफी के, तो वो मेरे कोर नोट्स थे। बट उसके साथ मैंने एक मृणाल सर के ही उस पर वेबसाइट पे, वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे राजनथल सोलंकी मैम है, IRS है, उनके ज्योग्राफी के लेक्चर्स हैं, करीबन 50 अराउंड लेक्चर्स हैं, एंड आई थिंक दे आर गोल्ड स्टैंडर्ड वो लेक्चर्स। तो वो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा सबको। तो मैं क्या करता था, जब भी मेरी क्लास होती थी ज्योग्राफी की, तो जो टॉपिक मैं वहाँ पढ़ रहा था वही सेम टॉपिक मैं वो वीडियो भी देख लेता था, लेक्चर वहाँ से अटेंड। तो वो वहाँ से मेरी कोर अंडरस्टैंडिंग बनी ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लेके, और दैट वाज कपल्ड विद द एनसीईआरटीज ऑफ ज्योग्राफी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। बट जैसे एक कोई किताब है GC लॉन्ग भी लोग कहते हैं ज्योग्राफी के लिए, बट मैंने कभी नहीं पढ़ी उसको, तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता। मतलब बेसिस एनसीईआरटी, बेसिक एनसीईआरटीज एंड विद सम स्टैंडर्ड बुक्स, और थोड़ा सा आप टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आई थिंक आर द लाइट हाउस। अभी जैसे आपने बताया कि आप ज्योग्राफी में नोट्स बनाते थे, तो आप वो नोट्स ऑनलाइन बनाते थे या फिर हैंड रिटन लाइक इन अ नोटबुक और समवेयर, कैसे? इनिशियली पेन एंड पेपर बेस्ड था। इनफैक्ट मैंने व्हेन आई बॉट एन आईपैड इट वाज आफ्टर माय फर्स्ट मेंस, और उसके बाद मैंने धीरे धीरे जो मेरी पेन एंड पेपर बेस्ड नोट्स थे उनको मैं डिजिटाइज करता गया एवरनोट पे, आई यूज़ एवरनोट। ओके। और फिर खैर मेरा जो ब्लॉग है उस पर मैंने अपने GS का और GS के सारे नोट्स और अपने ऑप्शनल के भी सारे नोट्स डाल रखे हैं, उन एवरनोट के लिंक्स डले हुए हैं। और इन दी हाइंडसाइट मुझे ऐसा लगता है कि जैसा UPSC का सिलेबस हो गया है, जैसा उसका पैटर्न हो गया है, विच इज़ सो डायनेमिक, उसमें आई थिंक डिजिटल नोट्स आर बेटर देन दी पेन एंड पेपर बेस्ड नोट्स। एडिशन इजी हो जाता है। हाँ, एडिटिंग ईजी हो जाती है, और उसको काफ़ी हैंडी भी होता है, आपके फ़ोन में है, कहीं चले गए, फ़ोन स्क्रॉल करते करते रिवाइज कर लिया। ओके, ठीक है। तो ज्योग्राफी आपने कैसे प्रिपेयर किया अदर देन दीज एनसीईआरटीज एंड? इसके अलावा तो आई थिंक सिर्फ टेस्ट से ही आपके क्वेश्चंस बाकी हो जाएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। टेस्ट से। तो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे किया था, लाइक जैसे अभी आपने हिस्ट्री का कवर किया, ज्योग्राफी का, तो हाउ डिड यू स्टार्ट? मतलब साइड बाय साइड सब्जेक्ट्स को फॉलो करते थे या फिर पर्टिकुलर 1-2 मंथ्स एक सब्जेक्ट को अलॉट किया और फिर आगे? जैसे स्टार्ट अगर देखेंगे तो पहले तो इनिशियली 1 साल रहा कि क्लासेस में ही निकल गया, और उसके बाद फिर प्री पास आ गया था 2019 में, तो फिर मैंने टेस्ट लगाने शुरू कर दिए थे विद द क्लासेस, बिकॉज मैं एक चीज़ समझ गया था, जब तक क्लासेस एंड होंगी तब तक प्री के लिए टाइम नहीं रह जाएगा। तो जो भी मेरी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी मैं उसी में टेस्ट लगाने चला गया। तो अब एक चीज़ उससे ये होती है, कई बार डर भी होता है कि टेस्ट लगाए कि ना लगाएं, क्योंकि हमारी नॉलेज कम है तो नंबर कम आ सकते हैं। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट का पर्पज़ नंबर लाना नहीं होता है, टेस्ट का पर्पज़ सीखना होता है। नंबर आपको UPSC में लाना है, तो आप वहाँ पे जाइए और आप टेस्ट लगाइए, और उसका फ़ायदा ये होगा कि आप लिमिटेड नॉलेज में अपने दिमाग को कितना यूज़ कर पा रहे हैं, कितना प्रोडक्टिवली वहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। बिकॉज UPSC में आप कितना भी पढ़ लें, जो क्वेश्चंस आएंगे वो अनएक्सपेक्टेड ही होते हैं, तो एटलीस्ट उसकी प्रैक्टिस आपको पहले से हो जानी चाहिए, हाउ टू टैकल दोज अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस।
और दूसरी चीज़ ये होती है कि टेस्ट जब आप लगाते हैं तो उससे एक रिवर्स लर्निंग का प्रोसेस होता है। तो क्या होता है कि अगर आपको मैं किताब दूँ कि आप इसको पढ़िए, तो हो सकता है आप उसमें से 3 चीज़ें पढ़ें और 3 चीज़ें भूल जाएँ। लेकिन जब आप टेस्ट लगाते हैं और उसमें कोई गलती करते हैं, तो वो गलती आपको हमेशा याद रहती है। याद नहीं। तो ये सब फ़ायदा होता है टेस्ट लगाने का, इसलिए मैंने हमेशा ज़्यादा फ़ोकस टेस्ट लगाने पे ही दिया है टेस्ट पढ़ने से। जैसे आप टेस्ट अटेंड करते थे तो उसका एनालिसिस भी उतना इम्पोर्टेंट आई बिलीव, तो आप कैसे करते थे? लाइक जिस दिन टेस्ट दिया उसी दिन एनालिसिस, कितना टाइम डिवोट करते थे? एब्सोल्युटली, देखिए टेस्ट के एनालिसिस में टेस्ट से ज़्यादा टाइम डिवोट होना चाहिए। ठीक है, टेस्ट 2 घंटे का है तो एनालिसिस कम से कम 3 घंटे का होता है। फिर उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। अगर हम प्रीलिम्स की ही बात कर रहे हैं तो जैसे एक कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको आते हैं, तो आपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, उसके बाद आप उनके सॉल्यूशंस में गए। फिर आपने कुछ चीज़ें उसमें भी होंगी जो आपको नहीं पता होंगी, भले ही आपका क्वेश्चन सही हुआ हो, तो आप वहाँ से वैल्यू ऐड करिए। दूसरे क्वेश्चंस होंगे जो आपने गलत किए होंगे, जैसे मान लीजिए कोई है जिसमें आंसर ए है, आपने बी लगाया। अब आप फिर जाके वापस देखिए कि आपने बी, सी और डी गलत क्यों है और ए सही क्यों है। ऐसा क्या लिखा है बी, सी और डी में जो उन्हें गलत बताता है और ऐसा ए में क्या लिखा है जो उसे सही बताता है। उनकी रीजनिंग जानने उनकी रीजनिंग आप जानिए। तो आई थिंक जब आप ऐसा करने लगेंगे धीरे धीरे तो आप एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करेंगे ऑप्शंस में, एक गलत ऑप्शंस का क्या पैटर्न होता है, सही ऑप्शंस का क्या पैटर्न होता है। ओके। तो उसके बाद फिर आप जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको अंदर से इंट्यूशन आ जाएगा एक ऑप्शन पढ़ के कि यार ये गलत है या ये सही है। अगेन टेस्ट सीरीज का ही सारा रूल है। और अगर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करूँ, ज्योग्राफी तो वी हैव टॉक्ड अबाउट, इकोनॉमिक्स, उसके लिए आपने क्या रिसोर्सेज रेफर किए? इकोनॉमिक्स के लिए भी मेरे नोट्स थे क्लासेस के, और मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था तो बिकॉज मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो इकोनॉमिक्स का तो ई भी नहीं आता था उस समय। तो फिर मैंने सोचा कि यार इसको कब तक ऐसे चलता रहेगा, कभी ना कभी तो पढ़ना ही पड़ेगा इकोनॉमिक्स। तो उस समय बहुत पुराने 2015-16 की इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर्स थे मृणाल सर के यूट्यूब पे, कुछ 50-55 लेक्चर्स थे। तो मैं से रात को बैठ के उनको देखने लगा, एक एक लेक्चर, 1 घंटे के, 1.5 घंटे के। फिर वहाँ से मेरे बेसिक्स क्लियर होना शुरू हुए इकोनॉमिक्स को लेकर। फिर जब मैं यहाँ आया मैंने क्लासेस की, फिर वहाँ पे एक फंडामेंटल्स क्लियर हुए। तो आई थिंक इकोनॉमिक्स एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी अगर वर्ड लिखा है, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या फिजिकल डेफिसिट हो या रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हो, उसका मतलब आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, उसका मतलब क्या है। उसके बिना आप ना प्री सॉल्व कर पाएंगे ना मेन सॉल्व कर पाएंगे, और आप जो आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर में वो भी आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे और इंटरव्यू में भी जाके फंसेंगे फाइनली। तो आप आपके फंडामेंटल्स एक बार क्लियर हो गए, उसके बाद जैसे वो कहाँ से क्लियर हो सकते हैं, अब आपके क्लासेस भी हो सकती हैं या ऑनलाइन कुछ रिसोर्सेज होते हैं जैसे इन्वेस्टोपीडिया या विकासपीडिया या अर्थपीडिया, वहाँ पे भी आप चीज़ों को सीख सकते हैं। तो उसके बाद आई थिंक एनसीईआरटीज़ हैं, वो भी बेसिक्स क्लियर करती हैं, और बाकी टेस्ट आपने पॉलिटी के लिए कैसे किया था प्रिपेयर? पॉलिटी के लिए आई थिंक लक्ष्मीकांत इज मोर देन इनफ। उसके एनसीईआरटी नहीं? एनसीईआरटीज़ भी पढ़ लीजिए, एक बार बेसिक्स आपका एनसीईआरटी से क्लियर हो जाए उसके बाद लक्ष्मीकांत, आई थिंक वो प्री मेंस हर जगह वो काम आएगी। उसके अलावा पॉलिटी में बहुत ज़्यादा इनफ है, और न्यूज़पेपर्स करंट अफेयर्स के लिए, पॉलिटी के करंट अफेयर्स के आप नोट्स कैसे बनाते थे? लाइक आप कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे वो डालते हैं पीडीएफ्स, उनमें कंबाइंड होते हैं करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल सब, तो आप उनको फॉलो करते थे या फिर न्यूज़पेपर रीडिंग के थ्रू कुछ खुद नोट्स बनाते थे? देखिए मैं नोट्स तो खुद बनाता ही था अपने वन नोट पे, तो मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ता था। जैसे मेरी आदत थी 3 न्यूज़पेपर पढ़ने की। नो आई डो नॉट रिकमेंड एनीवन टू रीड 3 न्यूज़पेपर, क्योंकि कैंडिडेट्स काफ़ी स्ट्रगल करते हैं न्यूज़पेपर को लेकर। तो बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप एक तो ज़रूर पढ़िए, बिकॉज नॉट जस्ट यूपीएससी, एक इन्फॉर्म सिटीजन होने के लिए न्यूज़पेपर पढ़िए कम से कम, मतलब देश पे एहसान करिए उतना। तो एक न्यूज़पेपर ज़रूर आप पढ़िए, और उसके साथ जो मैगजीन्स वगैरह आती हैं आप उसको सप्लीमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट बी द प्राइमरी सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स, वो न्यूज़पेपर ही होगा। तो आप जैसे कह रहे हो कि आपने 3 न्यूज़पेपर्स रीड किए और जनरली यू विल रिकमेंड कि एक पढ़ना चाहिए, तो विच वन विल बी दैट? एक तो फिर आई वुड से गो फॉर द हिंदू। द हिंदू, ओके। और जो मैगजीन्स आप कह रहे हो उस कौन सी मैगजीन्स को रेफर आई थिंक जो कंपाइलेशंस आते हैं लास्ट में, मेंस 365 और पीटी 365, आई थिंक वो कंपाइलेशंस होते हैं पूरे साल के, वो मोर दैन इनफ है, बिकॉज पिछले कुछ टाइम से जो ट्रेंड है यूपीएससी का वो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड नहीं है। ओके। तो और प्लस करंट अफेयर्स इज एवरीथिंग अंडर द सन, तो आप उसको कितना कितना पीछे भाग पाओगे, और इतना पढ़ने के बाद भी जो यूपीएससी पूछता है वो हो नहीं पाता वहाँ पे जाके। तो इट इज़ बेटर कि आप एक पॉइंट पे लिमिट कर लो अपने सोर्सेज को। तो अगर आप न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ रहे हो, आप यूट्यूब पे भी कितने सारे अब तो करंट अफेयर्स के न्यूज़ चैनल्स हैं, आप उनको फॉलो कर रहे हैं, साथ में रात को देख लिया एक आध कोई डिस्कशन, या आप करंट अफेयर्स की मैगजीन भी पढ़ रहे हो, तो उसके बाद आई थिंक यू शुड स्टॉप देयर। ओके, तो आप करंट अफेयर्स के लिए कितना टाइम डिवोट करते थे, लाइक इन अ डे? ऐसे मैंने डिवाइड नहीं किया था टाइम करंट अफेयर्स के लिए अलग से, बट आई थिंक जैसे आप न्यूज़पेपर जो पढ़ रहे हैं और जो मैगजीन पढ़ रहे हैं तो दोनों मिला के 2 से 3 घंटा तो हो ही जाएगा। आई थिंक 3 आवर्स तो चला ही जाएगा करंट अफेयर्स में।
इफ आई टॉक अबाउट योर डेली स्केड्यूल, तो इसमें 2 to 3 आवर्स आपने करंट अफेयर्स को दिया, तो व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द डे? आप कैसे डिवाइड करते थे? कोई स्केड्यूल फॉलो किया हो? एक ऐसा हार्ड एंड फास्ट स्केड्यूल नहीं था मेरा, अच्छा। और बट एक चीज़ थी, टारगेट था कि एटलीस्ट 10 घंटे पढ़ना एक दिन में। बिकॉज जैसे इला त्रिपाठी मैम है, तो उन्होंने एक ऐसे फंडा दिया था 10 for 1। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप एक साल तक 10 घंटे पढ़ सकते हैं रोज़, तो यू विल क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। तो 10 आवर्स नेसेसरी हाँ, आपके मतलब अकॉर्डिंग? तो आई टुक इट टू माई हार्ट, और फिर मैंने ये करना शुरू किया, और एटलीस्ट आई रीच टिल द इंटरव्यू स्टेज। उसके बाद आई मिस बाय 23 मार्क्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये फॉलो करेंगे, बिकॉज सी इट इज़ नॉट अबाउट, कई लोग बोलते हैं कि क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, और ये डिबेट्स भी होती हैं कि right. नहीं, बट आई थिंक इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो इतना ज़्यादा है कि देर इज़ नो ऑप्शन बट टू पुट दोज आवर्स। आपको उतने घंटे देने पड़ते हैं इस एग्ज़ाम की वजह से, बिकॉज इसका सिलेबस इतना वास्ट है। अब लोग कहते हैं कि हमारा करंट अफेयर्स मैनेज नहीं हो पा रहा है, जीएस मैनेज नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, प्री नहीं हो रहा, ऑप्शनल नहीं हो रहा है। तो वो जब मैनेज करने के लिए इतना सारा चीज़ जब मैनेज करना पड़ेगा, तो उतना आपको टाइम भी देना पड़ेगा उसको मैनेज करने के लिए। अगर आप 2-2 घंटे भी एक चीज़ को देंगे तब भी 10 घंटे हो गए। तो अगर आप जैसे आई थिंक यू शुड टेक इनफ स्लीप, क्योंकि आपको इस साइकिल को सस्टेन करना है बहुत टाइम तक। आप 8 घंटे सो रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी तो 6 घंटे बच रहे हैं आपके अपने लिए। राइट। तो 2 घंटे आप एसेंशियल थिंग्स को हटा के तब भी आप 4 घंटे अपने लिए निकाल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए, घूमने टहलने के लिए। आई थिंक एक बैलेंस प्रिपरेशन इज व्हाट दैट सस्टेन्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, इफ आई आस्क अबाउट योर डेली स्केड्यूल, मतलब योर डेली जर्नी, तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? लाइक व्हेन डिड यू वेक अप एंड देन स्टडी एंड देन टाइम फॉर फ्रेंड्स और फैमिली, तो हाउ वुड यू से? देखिए, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, तो अराउंड इट वाज ऑलवेज अराउंड 10-11, क्योंकि मैं रात को पढ़ता था 3-4 बजे तक, मैं तीसरा था। तो फिर मैं 11-12 के आसपास उठता था। फिर उसके बाद अब इतने लेट उठेंगे तो ब्रेकफास्ट तो होगा नहीं, फिर ब्रंच ही होगा डायरेक्ट। तो उसके बाद फिर पढ़ाई की, फिर उसके बाद शाम को ब्रेक लिया, फिर उसके बाद फिर पढ़ाई की, फिर खाना खाया, फिर पढ़ाई की, रात तक खींचा। तो आई थिंक ज़्यादातर एक जो दिन का शेड्यूल होगा वो ये होगा कि आप उठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, थोड़ा सा बीच में फ्रेंड्स के साथ नीचे टहल लिए, उसके बाद फिर आप खा रहे हो, पढ़ रहे हो, सो जा रहे हैं। दिस इज मतलब ये मोनोटोनस साइकिल रिपीट होगी काफ़ी टाइम तक। तो आप एट अ स्ट्रेच कितना पढ़ते थे, लाइक कॉन्टिन्यूसली 2 या 3 घंटे तक हाँ, डायरेक्ट 3 घंटे आई थिंक देना चाहिए, और विदाउट एनी ब्रेक्स? नहीं, एक ब्रेक जरूर लेना चाहिए। जैसे 1.5 आवर्स आप बैठ गए, 10-15 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 1.5 आवर्स आप बैठ गए। वो जो 15 मिनट्स का ब्रेक हम फाइनली एक डिसाइड करते हैं कि 15 मिनट्स का लेना है, तो क्या 15 मिनट्स तक रह पाता है वो? नहीं, वो कई बार एक्सटेंड भी हो जाता है, बिकॉज देखिए हम लोग भी आज एग्ज़ाम निकालें तो कोई मतलब वी आर नॉट फ्रॉम एनी अदर प्लानट, हम भी यहीं से हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं। True. तो हम भी वो डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया के हमारे उसमें भी हैं, हमारे फ़ोन में भी है, तो वो हो जाता है। या कई बार आप किसी दोस्त से कुछ बात करने गए, डिस्कस करते गए, फिर वो होता गया एक्सटेंड हो गया, तो वो कई बार हो जाता है। बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए यू विल नॉट पनिश योरसेल्फ। गिल्टी नहीं? गिल्ट नहीं होना चाहिए, अपने आप पे बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होनी चाहिए। मतलब चलता है हल्का हाँ सा ठीक है, एक्सटेंड हो गया यार, उसमें क्या है। तो बट उसको कवर अप भी तो करना हाँ, होगा। कवर अप करिए उसको। 10 घंटे पढ़ना है, कभी भी पढ़िए। 10 घंटे से ज्यादा नहीं, लाइक उससे 10 ज़्यादा 10 पढ़ इज लीजिए। एनफ हाँ, मतलब 8 to 10 आई थिंक मिनिमम। हाँ, 10 +-2 कर लीजिए, आई थिंक फ्लेक्सिबल। प्रीलिम्स में हमने मेन सब्जेक्ट्स की सब बात कर ली है, तो अब जो क्वेश्चंस होते हैं लाइक इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, तो उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया था? इंटरनेशनल रिलेशंस मेरा ऑप्शनल भी है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम नहीं हुई उसको लेके मेंस में या प्रीलिम्स में। बट आई थिंक अगर मैं जनरली लोगों को बोलूँगा तो उसके लिए जो करंट अफेयर मैगजीन्स वगैरह भी आती हैं, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। जो इंटरनेशनल रिलेशंस जो प्रीलिम्स में पूछा जाता है वो डायनामिक नेचर का होता है, तो वहाँ से प्लस न्यूज़पेपर से आप जो है कर सकते हैं। अब उसमें आपके अपने एफर्ट्स थोड़े और लगते हैं। जैसे कई बार पूछ लेते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके मेंबर्स कौन कौन है, या इंडिया उसका मेंबर है कि नहीं है। तो अगर मान लीजिए कोई मीटिंग हो रही है, मान लीजिए ब्रिक्स का समिट हो रहा है, तो अब ब्रिक्स में क्या हो रहा है वो तो सबको पता लग जाएगा न्यूज़पेपर से, बट ब्रिक्स में कौन कौन मेंबर्स हैं या G20 में कौन कौन से मेंबर्स हैं, ये एस्पिरेंट को मुझे लगता है खुद सर्च करना चाहिए बैठ कर। तो आई थिंक अगर इतना है, मेंबर्स आपको पता है, और किसी बॉडी का मैंडेट क्या है, और किसी बॉडी की मीटिंग में क्या हो रहा है, या उन्होंने किस चीज़ को लेकर डिसीजन लिया है, या कोई नया इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, जैसे G7 था तो उसमें बिल्ड बैक बेटर लॉन्च हुआ है। तो यूपीएससी के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि द बिल्ड बैक बेटर वाज अ टर्म इन द न्यूज़, तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, और G7 आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज हाउ वन शुड गो फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं लाइक जो करंट अफेयर्स हैं, तो आप उनको कितनी डेप्थ से स्टडी करना चाहिए किसी भी एस्पिरेंट को? आई थिंक करंट अफेयर्स को बस एक पॉइंट तक स्टडी करना चाहिए। बहुत डेप्थ में जाने का बहुत सेंस नहीं बनता है, बिकॉज उसका कोई अंत नहीं है। इट इज़ एन एंडलेस सी करंट अफेयर्स। और इसीलिए जब आप न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं और आप उसको एक मैगजीन से भी सप्लीमेंट कर रहे हैं, प्लस आप टेस्ट लगाते हैं, तो वहाँ पे भी जो करंट अफेयर्स छूट जाता है वो भी हो जाता है। तो इसके बाद आई थिंक देयर इज़ नो एंड टू इट।
तो इतने पे मुझे लगता है एक एस्पिरेंट को अपनी गाड़ी पे ब्रेक लगा लेना चाहिए। कितने पे? लाइक जो करंट अफेयर्स में स्टेटमेंट आई है उसका सिर्फ एक लाइक WH क्वेश्चंस कवर हो जाएं, कब हुआ, कैसे, ये सब। हाँ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये आगे क्या वाले हो सकता है, ये वाले बेसिक बेसिक क्वेश्चंस। बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। अवार्ड रिकॉग्निशन के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आपका क्या कहना है कि कैसे प्रिपेयर करें? आई थिंक ये थोड़ा सा ऑब्सक्योर टॉपिक्स हो जाते हैं यूपीएससी के लिए, बिकॉज बट शायद लास्ट ईयर पूछ लिए गए थे। तो अब इसके लिए देखिए, अब यही चीज़ है कि एस्पिरेंट शुड नॉट फ्रेट ओवर इट, टेंशन नहीं लेना इस चीज़ का। हो सकता है यूपीएससी ने एक साल पूछ लिया, अगले साल ना पूछे, और अगर अगले साल पूछना भी होगा तो अब ये नहीं कि आप किताब लेके अवार्ड्स रट रहे हैं बैठ के, बिकॉज वो यूपीएससी का एम नहीं है आपको अवार्ड्स रटवाना। तो आप क्या करिए, अब जैसे अवार्ड्स आ गए हैं तो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो इतने प्रोएक्टिव हैं कि वो अगली बार जो टेस्ट आपका लेंगे, आपके टेस्ट सीरीज, उसमें अवार्ड्स के क्वेश्चन डाल देंगे। तो आप वो मेहनत मत करिए, वो मेहनत वो लोग कर ही रहे हैं आपके लिए। तो आप जब टेस्ट लगाएंगे तो आपके वहाँ से अवार्ड्स कवर हो जाएंगे, तो उसके लिए अलग से लिस्ट और किताब मत ढूंढिए अवार्ड याद करने के लिए। तो अवार्ड्स के लिए ऐसा कुछ प्रिपरेशन ना कुछ मत करिए, इस टेस्ट चीज़ के लिए। सीरीज में जो क्वेश्चंस जो है आ जाए बस वहीं से प्रिपेयर वहीं करिए, से। कुछ न्यूज़ में आ जाए तो प्रिपेयर कर लीजिए, अलग से प्रिपेयर मत करिए अवार्ड्स के लिए। मतलब ये नहीं कि लूसेंट जीके की किताब आप जो है जाके खरीद रहे हैं। अगर मैं आपसे मेंस की बात करूं तो आपने प्रीलिम्स के साथ साथ प्रिपेयर किया था, आई गेस ना? हाँ, क्योंकि क्लासेस चल रही थी तो प्रीलिम्स और मेंस का मतलब जो फॉर्मल प्रिपरेशन था वो तो प्री के बाद ही स्टार्ट हुआ था, बिकॉज तब तक जैसे जब क्लासेस चल रही होती है तो बहुत टाइम नहीं मिलता, आप सेल्फ स्टडी कर पाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज एट दैट टाइम यू आर जगलिंग बिटवीन द जीएस एज वेल एज द ऑप्शनल। और मेरे लिए तो और डिफिकल्ट था, बिकॉज मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहा था और मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा था, तो मुझे उस पर ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ता था। तो आपने कब प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था? लाइक अगर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन आपने स्टार्ट करी है तो आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स यू स्टार्टेड फॉर मेंस? देखिए, ऐसा था कि प्रीलिम्स जैसे आपने प्रीलिम्स के 4-5 महीने पहले से टेस्ट लगाने शुरू किए और उनकी प्रिपरेशन शुरू कर दी। तो जब आप क्लासेस ले रहे हैं तो उसी टाइम पे आप जो नोट्स बना रहे हैं उसमें मेंस का भी आप पढ़ रहे हैं। कोई टॉपिक अगर गवर्नर है तो वो प्री में ही पूछा जाएगा और मेंस में ही पूछा जाएगा। तो मेरा एक स्ट्रैटेजी होता है जो मैं बोलता हूँ कि मतलब इंटीग्रेट या डिफ्रेंशिएट। तो उसमें आप कोई टॉपिक है तो गवर्नर आप इंटीग्रेट तो कर ही रहे हैं, प्री के लिए पढ़ रहे हैं, मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन आप उसको डिफ्रेंशिएट करिए, क्योंकि गवर्नर के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस प्री में आएंगे वो मेंस में नहीं आएंगे, एंड वाइस वर्सा। तो उसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स हैं या जो गवर्नर की पावर्स हैं वो प्री में आएंगी, और उसके रिगार्डिंग जो कमीशंस, कमेटी और जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स होती हैं वो मेंस में आएगा। तो आपने गवर्नर पढ़ा, लेकिन अब आप उसको डिफ्रेंशिएट करिए और नोट्स अपने प्री के लिए अलग बनाइए और मेंस के लिए अलग बनाइए। और फाइनली जब एक बार प्री आपका हो जाए फिर आप मेंस के नोट्स को छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए। जब प्री पास आ रहा है, 4 महीने 5 महीने बचे हुए हैं, तो आप सिर्फ प्री के लिए टेस्ट लगाइए और प्री के लिए पढ़िए, और उसके बाद जो आपने पहले नोट्स बनाए थे मेंस के लिए उसको फिर प्री के बाद आप उठाइए। अगर मैं नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी की बात करूं तो आपने कैसे बनाए थे नोट्स? लाइक क्या इफेक्टिव एक नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी रहेगी आपके अकॉर्डिंग? आई थिंक एक इफेक्टिव नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी होगी कि जैसे मेरे जो अभी नोट्स हैं, जो नोट पे हैं, तो उसको मैंने पेपर वाइज और टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज डिफ्रेंशिएट करके रखा हुआ है। जैसे उसमें नोट्स होते हैं और वो नोट्स एक नोटबुक में आ सकते हैं, और सारी नोटबुक्स एक साथ स्टैक की जा सकती हैं। तो जैसे अगर कोई नोट है, मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसमें मैंने जितना भी था सब लिख दिया मेंस के लिए। फिर वो टॉपिक में आएगा, वो एक नोटबुक में आएगा, जो नोटबुक का नाम होगा इकोनॉमी। फिर इकोनॉमी एक GS3 में जाएगी, स्टैक होगी। फिर एक और नोटबुक होगी जिसका नाम होगा एनवायरनमेंट, उसके अंदर दूसरा, मैं एनवायरनमेंट की नोटबुक खोलूँगा तो एक और नोट खुलेगा, अब उसके अंदर जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट या जो भी क्लाइमेट चेंज और ये सब टॉपिक्स हो सकते हैं। तो आई थिंक ये जो तरीका है, फिर ये हो गया आपका टॉपिक वाइज आपने GS के नोट्स बना दिए। फिर एक मेरा जो नोट मेकिंग था वो पर्सनालिटी टेस्ट के लिए अलग था, ठीक है, उसमें मेरे स्टेट और ये सब चीज़ें होंगी। एक मेरा नोट मेकिंग था वो प्रीलिम्स का था, प्रीलिम्स का खोलूँगा तो उसमें अलग चीज़ें आएंगी, तो उसमें एशियन, मेडिवल, करंट अफेयर्स, IR और ये सब चीज़ें जाएंगी उसके अंदर। प्रीलिम्स का अलग, प्रीलिम्स का अलग, मेंस का अलग, एसे का अलग, और फिर एक अलग मेंस में भी मैंने डिफरेंशिएट किया हुआ था, ऑप्शनल का अलग, और फिर फाइनली GS का अलग, और वैल्यू एडिशन के लिए मैंने एसे के लिए अलग, और जहाँ पे डेटा और ये सब कोड करना होता है या कुछ बढ़िया कोड्स वगैरह यूज़ करने होते हैं वो अलग, और आंसर्स कैसे लिखने हैं, जैसे स्टेप्स टू राइट आंसर की एक मैंने नोटबुक बनाई थी, उसमें अलग अलग नोट्स थे, GS1 के अलग, 2 के अलग, 3 के अलग और ऑप्शनल के अलग, काफी डिटेल। तो एकदम आपका इट शुड बी मेटिकुलसली प्लान्ड। आपने नोट्स कब बनाने स्टार्ट किए थे? जैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो साइड बाय साइड ही यू स्टार्टेड विद द नोट मेकिंग या फिर कैसे? एक्चुअली नोट मेकिंग मैंने बाद में शुरू की, एंड आई थिंक दिस इज़ अ मिस्टेक दैट आई रिग्रेट। और ये चीज़ मैं लोगों को सजेस्ट भी करता हूँ कि जैसे आपके पास अगर टाइम है तो आज आपने क्लास की, तो आप शाम को गए, आप उसी टाइम पे उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अब उस चीज़ को लेकर काफ़ी इनर्शिया भी रहता है कैंडिडेट्स में, और उनकी गलती नहीं है, बिकॉज मैं भी एक टाइम पे वैसा ही था। तो मैंने बाद में नोट्स बनाए थे, जब मेंस पास आने लगा तब मैं नोट्स को अपने कंसोलिडेट करना शुरू किया। बट आई थिंक वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है प्री और मेंस के बीच में आपको सिर्फ टेस्ट और रिवीजन लगाना चाहिए,
नोट मेकिंग वाली चीज़ आपकी प्री के पहले हो जानी पहले चाहिए। हो जाना सो आई थिंक दैट इज़ अ आइडियल अप्रोच, और आइडियल शायद ही कोई चीज़ हो पाती है प्रिपरेशन में। उसमें टाइम भी तो ज़्यादा लगता होगा अगर आप मेंस में स्टार्ट करें, लाइक गोइंग बैक टू द टॉपिक्स एंड देन अगेन रीडिंग देम एंड एब्सोल्युटली, देन। एब्सोल्युटली, इसीलिए पहले करना ज़्यादा बेटर स्ट्रैटेजी है। ओके, आपने जैसे स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तो साइड बाय साइड सब कैसे मैनेज किया? लाइक आपके अदर कमिटमेंट्स भी होंगी, फैमिली, ऐसे इतनी फ्रेंड्स। कमिटमेंट्स नहीं थी फैमिली और फ्रेंड्स की भी, बिकॉज मैं यहाँ रहता और फैमिली इज़ इन MP, तो वहाँ पे भी इतना कोई ऐसे कमिटमेंट था नहीं। ठीक है, यू स्टे इन टच विद द फैमिली, आप रोज़ बात करते हैं उनसे। फ्रेंड्स के साथ भी इतना नहीं था, बिकॉज जो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं दे आर समवेयर एल्स, हम मेट्रो सिटीज़ में हैं। तो यहाँ पे जो लोग फ्रेंड्स बने वो UPSC वाले लोग थे, तो सब पढ़ाई में ज़्यादातर रहते थे। बट ऑब्वियसली यू मेक सम क्वालिटी फ्रेंड्स यहाँ पे भी, जो आपका सपोर्ट सिस्टम के तरीके से काम करते हैं, राइट। और फिर शाम को आप उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उन्हीं के साथ आप चाय पीते हैं। तो आपने जैसे कैसे टाइम डिवोट किया था? लाइक अभी इतनी देर पढ़ना है, इतना टाइम फ्रेंड्स को देना है, बाकी नोट मेकिंग है, अदरवाइज साइड बाय साइड मेंस की प्रिपरेशन भी चल रही है, तो इन बिटवीन स्ट्रगल्स भी काफ़ी होंगी। एब्सोल्युटली, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। आई थिंक ज़्यादा फोकस इम्प्लीमेंटेशन पे होना चाहिए। तो जब भी मेरे पास टाइम कम होता था तो मैं बस कुछ भी पढ़ने लगता था। तो जैसे जब मैंने पहला प्री भी निकाला तो मेंस के लिए मेरी स्ट्रैटेजी नहीं थी कोई, बिकॉज मैंने इतना सोचा नहीं था कि प्री निकल जाएगा। तो बट वो तो निकल गया, मेहनत की। तो उसके बाद फिर मैंने फिर ये सोचा कि यार जो स्ट्रैटेजी प्री के लिए लगाई टेस्ट वाली, वही मेंस के लिए लगा देते हैं, बिकॉज अब सोचने का टाइम नहीं है। 2 महीने में मैं स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, सोचूंगा, फिर कब इम्प्लीमेंट करूंगा। तो आई स्टार्टेड ऑफ विद इम्प्लीमेंटेशन, और मैंने टेस्ट लगाने शुरू कर दिया। मैं बस स्टार्टिंग ही आपने टेस्ट से करी यस, मेंस के लिए? हाँ, और बहुत कम नंबर आते थे इनिशियली, 60s में नंबर आते थे 250 में से। और मेरा 80 नंबर का पेपर छूटा भी है फर्स्ट अटेम्प्ट में, जब मैं स्टार्टिंग में टेस्ट लगाता था। बट धीरे धीरे यू स्टार्ट टू लर्न। उस टाइम पे डीमोटिवेशन नहीं हो जाता? लाइक अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और थोड़े टाइम में आपका एग्जाम है, लाइक आउट ऑफ 200 यू आर स्कोरिंग 60, तो उस टाइम पे लाइक कोई फैमिली नहीं है सपोर्ट करने को, तो खुद को कैसे लाइक उससे ओवरकम करना कि जो सिचुएशन चल रही है? आई थिंक आपको उन स्कोर्स को, यू शुड नॉट टेक देम टू योर हार्ट, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज का स्कोर है। और ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहता कि वो UPSC में रिफ्लेक्ट नहीं करता, बट मैं ये कहता हूँ कि आप उसको डोंट टेक इट टू योर हार्ट, आप उन्हें बस सीरियसली लीजिए। अगर 60 है तो 60 क्यों है, आपने कहाँ गलती की, किसी क्वेश्चन में अगर कम नंबर मिला तो नंबर क्यों मिला है, आपका फोकस वहाँ पे होना चाहिए सारा। फिर धीरे धीरे आप खुद ही देखते हैं आप इंप्रूव करेंगे, फिर आप 80 पे जाएंगे, 95 पे जाएंगे, 100+ पे जाएंगे, 110 पे जाएंगे। तो दैट इज़ अ प्रोसेस। पहले टेस्ट में तो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोसेस इज टू टेक द फर्स्ट स्टेप। वो फर्स्ट स्टेप ही लोग नहीं ले पाते हैं। बहुत टाइम तक लोग नोट्स बनाते रहते हैं कि हाँ एक दिन आएगा जब हम लोग टेस्ट लिखेंगे, बट वो एक दिन आता नहीं है। तो इट इज़ बेटर कि हाँ आप टेस्ट लगाइए, और टेस्ट का जो फियर है उसको बाहर निकालिए अपने दिमाग से। क्योंकि आई फील जनरली कोई भी अगर टेस्ट देगा तो एक फर्स्ट एनालिसिस जो होगा लाइक मार्क्स देखने के बाद, तो यही होगा कि इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके बाद भी इतना ही स्कोर आ रहा है। तो आई थिंक आप उस एक्सपेक्टेशन के साथ ही जाते हैं। अगर आपको पता है आपने बहुत प्रिपेयर नहीं किया और आप टेस्ट देने जा रहे हैं, तो ये तो एक्सपेक्टेड है कि उसमें नंबर कम आएंगे। लेकिन आपका मोटिव वहाँ पे नंबर लेना नहीं है। आपका मोटिव है आप इस टेस्ट से क्या सीख रहे हैं, इस टेस्ट को पूरा करना सीख रहे हैं कि नहीं, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को टैकल करना सीख रहे हैं कि नहीं, और आप अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को बना के रख पा रहे हैं कि नहीं उस 2 घंटे या 3 घंटे में। वो ज़्यादा ज़रूरी है उस नंबर से। आपने कैसे टैकल की? जैसे आपने बताया अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ जाते हैं काफ़ी बार, तो आप उनको कैसे टैकल करते थे? आई थिंक एक ही तरीका उसको टैकल करने का, यू शुड नॉट लूज योर ग्राउंड। अगर आपको लगता है कि जैसे प्री में है तो आपके पास ऑप्शन, आप छोड़ सकते हैं उस क्वेश्चन को, लेकिन मेंस में कोई ऑप्शन नहीं छोड़ने का। आई थिंक पेपर इनकम्प्लीट नहीं छोड़ सकते हैं, इट इज़ अ सिन। तो आप क्या करेंगे उसमें? तो कोई वर्ड अगर होगा, कोई भी कीवर्ड उस पूरे क्वेश्चन में, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको किसी वर्ड का मतलब ही नहीं पता है। तो अगर ब्लू LED पे भी क्वेश्चन था इस बार, तो लोगों को नहीं आता था, मुझे भी नहीं आता था, लेकिन आपको पता है कि LED मतलब क्या होता है, तो एटलीस्ट वो तो लिख दीजिए। और वो सब सेमीकंडक्टर से बनती है, कुछ सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में लिख दीजिए। अब इट मे बी इररिलेवेंट, लेकिन इतना आप लिखेंगे तो हो सकता है आपको आधा 1 नंबर मिल जाए, और इस एग्जाम में 1-1, 2-2 नंबर से बहुत कुछ डिसाइड हो जाता है। राइट। तो प्रीलिम्स में तो कुछ काफ़ी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते होंगे, तो आपका स्ट्रैटेजी कैसे था उनको सॉल्व करने का? आई थिंक उसका स्ट्रैटेजी यही होता है कि आप UPSC के पैटर्न को समझिए, और वो तब होता है जब आप प्रीवियस 25-30 साल के पेपर लगा लेंगे। और प्री के लिए एक और एक्सरसाइज जो मैं रेकमेंड करता हूँ लोगों को, वो ये है कि जैसे ही प्री पास आने वाला हो तो कुछ दिन पहले आप 5 साल के पेपर्स को सॉल्व करिए बैठ के UPSC के। तो आप जब उन 5 साल के पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो आप एक UPSC के डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएगा आपका दिमाग कि UPSC किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रही है और किस टाइप के ऑप्शंस को फ्रेम कर रही है। इसलिए जब वहाँ पे भी जब वो क्वेश्चंस आएंगे तो कहीं ना कहीं वो ओरिएंटेशन आपका काम आएगा।
बिकॉज आपने 5 साल के प्रैक्टिस पेपर्स को का ऑलरेडी मतलब, लगाया हुआ है, तो आप एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं कि इसी टाइप का कुछ आने वाला है। तो उस टाइम पे आई थिंक आप देखिए कि कैसे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे। अब तो पेयर वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, तो देखिए अब इतना डरना नहीं है। अगर पेयर वाले क्वेश्चंस आ गए हैं तो आप इतना दिमाग लगाइए कि यूपीएससी चारों पेयर तो सही देगा नहीं, तो राइट। डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। एक पेयर भी जनरली कम ही सही होते हैं कि 3 गलत दे दे 1 ही सही दे, वो गलत हो गया। बी या सी में से एक है, तो देखिए क्या पता यूपीएससी ने इंटरचेंज कर दिया हो आपस में, या क्या पता हो किसी एक को गलत कर दिया हो। तो बी या सी में से एक आप ट्राई कर सकते हैं लगाने का। तो आप दिमाग का ज़्यादा यूज़ करिए उस समय। देखिए यूपीएससी ये सब चीज़ें इसीलिए करती है, देखने के लिए कि आप अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे, और वही सबसे मैटर करता है आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन में भी। पर्टिकुलरली हम कोविड के बाद यही देखें कैसी सिचुएशन अराइज हुई हैं। तो आपका नॉलेज टेस्ट नहीं कर रही है यूपीएससी, ये मैं बार बार एम्फोसाइज करता हूँ। ओके ग्रेट। अब चलते हैं मेंस की तरफ। मेंस में आपका हर एक सब्जेक्ट पे कैसे था? लाइक GS1 की आपने कैसे प्रिपरेशन की थी, क्या सोर्सेज थे? GS1 में जो मेरे सोर्सेज थे वो मोरलेस प्री वाले ही थे, बिकॉज अगर GS1 को हम देखें तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी इंक्लूडिंग द वर्ल्ड हिस्ट्री और सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आता है। तो जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाला पार्ट था वो फैक्ट बेस्ड ही होता है। आपको फैक्ट्स पता होनी चाहिए। हिस्ट्री के आंसर्स, ज्योग्राफी के आंसर्स लिखने के लिए यू शुड नो द फैक्ट्स। वो फैक्ट्स कहाँ पे आएंगे? वो जो आपने प्री में पढ़े थे वही वाले फैक्ट्स हैं। उसमें कुछ एडिशन नहीं? बहुत ज़्यादा एडिशन तो मैंने नहीं किया, मैंने उन फैक्ट्स भी पढ़ा था। आई थिंक यहाँ पे आपका एक जो स्किल होता है वो उन क्वेश्चंस को, उन फैक्ट्स को एक आंसर में रैप अप करने का एक स्किल आपको आना चाहिए, और वो आप टेस्ट लगा के सीख जाएंगे। जैसे जो मेंस में भी क्वेश्चन आएगा हिस्ट्री का, वो आर्ट एंड कल्चर का, किसी आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आएगा और वो किसी मान लीजिए आर्किटेक्चर पे होगा। अब आपको फैक्ट्स रटे होने चाहिए कि विजयनगर में ये आर्किटेक्चर था, मुगल्स के टाइम पे ये आर्किटेक्चर का था। वो आपको अगर याद है तो उसके बाद आप उसको वहाँ पे एक आंसर के तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे फिजिकली पॉसिबल होता है लाइक हर एक चीज़ जो भी आपने पढ़ी है उसको याद रखना? मतलब कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे आपने याद रखा इफेक्टिवली कि मैं कम से कम भूले हूँ? जैसे मेरा जो स्ट्रैटेजी था वो ये था कि मैं देख के याद करता था चीज़ों को, जैसे फोटोग्राफिक मेमोरी के तरीके से। तो मैंने क्या किया था कि जैसे मेरे जो नोट्स हैं उसमें फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अगर आर्ट एंड कल्चर है तो उसमें बहुत फ़ोटोज़ हैं, या कुछ भी होगा तो मैं कोशिश करता हूँ उसकी फ़ोटो को ज़रूर डालूँ। मैं अगर डांस फॉर्म पढ़ रहा हूँ तो मैं फ़ोटो, उस डांस की फ़ोटो डालूँगा उसके अंदर। अगर मैं कोई थिएटर पढ़ रहा हूँ तो मैं उस थिएटर की फ़ोटो डालूँगा उसके अंदर, बिकॉज मुझे उससे याद होती है चीज़ें। तो मैं क्या करता था कि जो भी फैक्ट्स हैं प्रीलिम्स के लिए सपोज, या मेंस को लेके जो फैक्ट्स होते हैं वो डेटा, कमिटी, ये सब हमें याद करना होता है, तो मैं उनको एक पेपर पे लिख के अपने दीवार पे चिपका देता था। तो मेरे दीवार पे स्टिकी नोट्स खूब सारे चिपके हुए हैं। तो कभी जब लास्ट में टाइम आ गया एग्जाम का, तो आप सारी किताब वगैरह छोड़िए और 2-3 दिन बस दीवारों को स्टेयर करिए बैठ के, वो नोट्स जो आपने बना स्टेयर करिए। तो आपको सारे जो फैक्ट्स थे वो फैक्ट्स भी याद हो जाएंगे, और जो चीज़ें आप पढ़ के अंडरस्टैंड कर चुके हैं वो तो आपको एग्जाम में भी याद रहेगी। तो दिस इज हाउ आई यूज्ड टू डू। आई बिलीव ये काफ़ी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। जैसे आपने बताया पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन अगर हो जाए तो माइंड जल्दी रजिस्टर कर लेता है। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। काफ़ी यूनिक है ये। दैट्स ग्रेट। तो आपने सोर्सेज पे कुछ चेंज किए थे प्रीलिम से मेंस में? हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए मैंने नहीं किए, नहीं किए। और सोसाइटी और अर्बनाइजेशन के लिए तो मेरे खुद के नोट्स से जो क्लासेस थी, और सेकेंडली जो हमारी मैगजीन्स आती हैं वो उसमें भी होता है, और थर्डली जो आप करंट अफेयर्स जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं अर्बनाइजेशन के रिगार्डिंग जो मिशंस हैं उनके बारे में, या जो सोसाइटी में जो डिसएडवांटेज सेक्शन है या विमेन है उसके बारे में आप पढ़ते हैं, तो आई थिंक वहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो जीएस है तो आपके जो आंसर्स हैं वो बहुत ही जनरलाइज्ड होने चाहिए। उन आंसर्स को पढ़ के ये लगना चाहिए कि आप समझ रहे हैं कि सोसाइटी कैसी है हमारी, तो एक जनरल बेस्ड आंसर्स ही होने चाहिए आपके। वो एक जनरलाइज्ड ओपिनियन या फिर अप्रोच कैसे डेवलप करें? आई थिंक वो इट इज़ मोर अबाउट कॉमन सेंस कि वुमेन के क्या इश्यूज़ हैं। हम उन इश्यूज़ को देखते हुए ही बड़े हो रहे हैं सोसाइटी में, तो उन इश्यूज़ को आप लिख सकते हैं वहाँ पे। या जैसे इस बार क्वेश्चन था कि हाउ इज़ बिटकॉइन अफेक्टिंग दी यूथ, तो आप उस चीज़ को सोशल मीडिया पे खुद विटनेस कर रहे हैं कि एलॉन मस्क का एक ट्वीट आता है और जो है ऊपर नीचे बिटकॉइन के प्राइसेस हो जाते हैं, और फिर यूथ जो है कुछ इन्वेस्टेड रहता है कुछ नहीं रहता है फिर, तो वो कैसे उसमें अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो आप खुद ही देख रहे हैं। तो उसको सिंपल टर्म्स में आप लिख सकते हैं, वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिकॉज GS1 में मेरा स्कोर अब ठीक आया है, 118 है, और मैंने बहुत सिंपल आंसर्स लिखे हैं। हाँ, मैंने उनमें डायग्राम्स का यूज़ किया बिकॉज ज्योग्राफी और हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डायग्राम बनाने का थोड़ा सा स्कोप दे देता है, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं शायद हेल्प किया होगा। और आई थिंक यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट से कोई डिफरेंस था दोनों के अप्रोच में? क्योंकि मेंस तो आपका दोनों में क्लियर हो गया था, तो डिड यू स्टिल इम्प्लीमेंट सम चेंजेस कि इसमें थोड़ा कमी रह गई थी या मार्क्स? आई थिंक देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर वैल्यू एडिशन अपने आंसर्स में। तो आप जब भी पढ़ रहे हैं तो आपको नए नए डेटा मिल रहे हैं, नई नई कमेटी के कुछ रिकमेंडेशंस मिल रहे हैं, तो उसको आप ज़रूर नोट करिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे पहले अटेम्प्ट में आपने कुछ टेस्ट लगाया, दूसरे में और लगाया, तीसरे में और लगाया, तो हमेशा टेस्ट में कोई ना कोई नई चीज़ आप सीखेंगे हमेशा।
तो राइट। फिर जैसे कोई भी सेम भी अगर सब्जेक्ट का टेस्ट होगा तब भी एक साल में इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी अर्बनाइजेशन या सोसाइटी के टॉपिक में कि आपको फिर से नए क्वेश्चंस मिल जाएंगे उसमें। तो आप फिर से उसको वैल्यू एड ऑन करिए अपने नोट्स में जाके, और पुराने जो नोट्स हैं उनको डिस्कार्ड करिए जो रेलिवेंट नहीं है। एडिशन उसमें। हाँ, तो उसको एडिट करके आप कंसोलिडेट करिए अपने नोट्स को, और फिर उसको फिर से आप रिवाइज करिए। तो आई थिंक वो एक अप्रोच काम आएगी। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टाइम में मेंस का तीनों टाइम सेम अप्रोच रहा? इस बार Other मैंने than चेंज किया, validation. ओवरऑल मैंने चेंज किया है। ओवरऑल? हाँ, वैल्यूएशन तो मैंने हर सब्जेक्ट में किया है। जैसे एक मान लीजिए किताब आती है इंडिया एट 75, तो उसका समरी आता है, तो वो GS 2 और 3 के लिए बहुत इफेक्टिव किताब है, और 1 के लिए भी कुछ हद तक। तो आई थिंक उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए लोगों को। उससे आपने कैसे वैल्यू ऐड किया? उससे जैसे कोई भी टॉपिक उसमें था तो उसमें रिकमेंडेशंस थे, चैलेंजेस थे, अपॉर्चुनिटीज़ थी, और एक अच्छा सा कंक्लूजन भी था। तो आई थिंक आप उसको नोट में अपने ऐड कर सकते हैं जाके। अर्बनाइजेशन का उसमें टॉपिक है बाकायदा, तो अर्बनाइजेशन में क्या चैलेंजेस है हमारे देश में, कितनी पॉपुलेशन है, आगे हम क्या स्कीम्स ला रहे हैं उस चीज़ के लिए, वो सब उसमें मेंशन्ड है। तो आप वहाँ से उठा के अपने GS1 में ऐड कर लीजिए उन चीज़ों को। अभी आपने बताया कि आपने ओवरऑल स्ट्रैटेजी पूरी ही चेंज कर दी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, तो क्या चेंजेस थे थर्ड वाले में? आई थिंक अगर ओवरऑल की बात करेंगे तो इस बार मैंने कई सारे टॉपर्स की आंसर कॉपीज़ को पढ़ा है जो मैंने पहले इतना नहीं किया था। तो जैसे जागृति मैम हैं, या एक लक्ष्मण तिवारी सर हैं, दिव्या मिश्रा मैम हैं, तो इनकी कॉपीज़ को मैंने काफ़ी पढ़ा GS के लिए, और मेरा स्कोर में एक ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट हुआ। लास्ट ईयर तो वो 393 इन GS, और इस बार 446 हो गया वो जाके। Great. तो उसका एक रीज़न ये था कि मैंने इनकी कॉपीज़ में देखा, और देखा कि ये लोग नंबर ऑफ़ पॉइंट्स काफ़ी लिखते हैं किसी भी टॉपिक को लेके, तो कंटेंट बढ़ जाता है आपके आंसर्स में। तो लाइक उसको पैराग्राफ नहीं, पॉइंट फॉर्म? पॉइंट फॉर्म में ही लिखते हैं, बट वो नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ा देते हैं। कहीं कोई अगर इंसान 4 या 5 पॉइंट लिख रहा है तो यहाँ पे 7, 8, 10 पॉइंट है। ओके। तो कोई भी एग्जामिनर जब देखेगा किसी ने ज़्यादा पॉइंट्स लिखे हैं और ऑब्वियसली रेलेवेंट पॉइंट्स लिखे हैं, तो वो ज़्यादा ही नंबर देगा इस वाले डिटेल से। नॉलेज है ज़्यादा, हाँ, उसका नॉलेज ज़्यादा नुआंस है उस चीज़ को लेकर। हाँ। तो एक वो चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये थी कि जो मैं ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस था उसको मैंने चेंज किया। पहले मैं 1 से 20 तक चलता था मेंस में, तो उसका एक दिक्कत ये होता था कि एंड तक आते आते आप एग्जॉस्ट कर जाते हैं और आपके पास समय भी कम बचता है। तो फिर जो स्कोप ऑफ डैमेज होता है वो बहुत बढ़ जाता है एंड में, और जो 15 मार्कर्स में स्कोप ऑफ डैमेज होता है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि अगर आप अच्छा आंसर लिखते हैं तो आपको 15 में से 8 नंबर मिलेगा, और ख़राब लिखेंगे तो 3 नंबर मिलेगा। तो वहाँ पे आप 5-5 नंबर का डैमेज करना शुरू करेंगे। तो इस बार मैंने क्या किया कि सारी एनर्जी और सारा पहले फोकस मैंने 20 नंबर वाले पे डाल दिया, 15 नंबर वाले पे। लास्ट से क्वेश्चन स्टार्ट किया? हाँ, और मैंने 11 से 20 पे स्टार्ट किया। और Okay. बट उसका इस अप्रोच का एक डाउन साइड ये है कि जो 20 नंबर वाले क्वेश्चन 15 नंबर वाले होते हैं, ये 20 होते हैं, भूल भी गया मतलब एक महीने रिजल्ट आया हुआ नहीं कि। तो वो जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें ज़्यादा नंबर आने का स्कोप होता है। तो मैं 11 से 20 पे गया, और फिर मैं 1 से 10 पे आया। तो एंड में जब अगर समय कम भी बच रहा है तो 10 मार्कर में बहुत डैमेज आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अगर आप अच्छा भी आंसर लिखेंगे तो 10 में से 5 नंबर मिलेगा, खराब लिखेंगे तो 3 नंबर मिलेगा। तो बस आप ज़्यादा से ज़्यादा दो नंबर का डैमेज कर पाएंगे उसमें। तो आई थिंक उससे स्कोर्स काफ़ी बूस्टअप हुए। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले सारी एनर्जी अपने जो बड़े वाले क्वेश्चन हैं उन पे डालिए, और वहाँ से ट्राई टू फेच आउट मैक्सिमम मार्क्स। बट आपने स्विच क्यों किया? लाइक फर्स्ट और सेकंड और दोनों टाइम में आपका क्लियर हो ही गया था, तो फिर आपको चेंज करने की नीड क्या थी स्ट्रैटेजी? दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली नीड ये थी कि जैसे मेरा एक फ्रेंड है, तो ही टू इज प्रिपेयरिंग। तो उसने क्या किया कि उसने एक GS3 की लास्ट ईयर की एक टेस्ट कॉपी, सेम टेस्ट की मेरी और जागृति मैम की निकाली, और उसने देखा कि मेरे 109 नंबर है, उनके 120 नंबर है। तो ये डिफरेंस कहाँ से आ रहा है? स्टार्टिंग में तो हम लोग बराबर चल रहे हैं, एंड तक आते आते उनके मुझसे 11 नंबर ज़्यादा कैसे आ गए। तो फिर उसने देखा कि एंड में क्या हो रहा है कि वो तो कंसिस्टेंट है, लेकिन मैं डैमेज करना शुरू कर दिया हूँ एंड तक आते आते। तो फिर उसने बताया कि यार तुम यहाँ पे तुम बहुत डैमेज कर रहे हो, तुम इसको उल्टा करना शुरू करो। फिर मैं 11 से 20 पे पहले आया, और फिर मैं 1 से 10 पे गया। तो आई थिंक वो काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आया उससे। ग्रेट। तो आपने GS पेपर 2 का कैसे किया? रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटजी। ओके, तो GS2 में मुझे बहुत प्रॉब्लम नहीं हुई, बिकॉज वो एक तरीके से सबसेट है मेरे ऑप्शनल का, PSIR का। तो मुझे कभी उसके लिए अलग से प्रिपेयर नहीं करना पड़ा। बट जैसे जो नॉन PSIR स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि जो रिसोर्सेज हैं वो GS के लिए पॉलिटी, गवर्नेंस एंड आई, ये 3 चीज़ पूछी जाती हैं। तो उसका जो आपका रिसोर्स होगा पहला ये होगा कि लक्ष्मीकांत होगी, उससे आपका पॉलिटी कवर हो जाएगा। फिर गवर्नेंस के लिए जो होगा उसके लिए जो आप टेस्ट वगैरह लगाते हैं या आपके कुछ नोट्स होंगे जो आपने पढ़े होंगे, वहाँ से आपकी गवर्नेंस प्रैक्टिस हो जाती है। और तीसरा IR होता है। IR भी जो है वही होता है कि जो देश दुनिया में हो रहा है, कि भाई अफगानिस्तान में क्या हो रहा है या श्रीलंका में क्या हो रहा है, उससे इंडिया पे क्या इफेक्ट होगा। और वो सारी चीज़ें न्यूज़पेपर आपको कवर करके दे ही रहा है, और आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो वैसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे इंडिया अफ्रीका पे क्वेश्चन आ रहा है, क्वाड पे क्वेश्चन आ रहा है,
तो इस पे तो ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस एडिटोरियल्स होते हैं हमारे न्यूज़पेपर में। तो अगर आप न्यूज़पेपर सही से पढ़ रहे हैं तो आप आईआर में बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज जीएस का आईआर इतना डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज उसका वो पर्पस भी नहीं है। इट इज़ कॉल्ड जनरल स्टडीज़। अगेन कितना अवेयर है वो चेक करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बेसिक अवेयरनेस टेस्ट हो रहा है। तो आई थिंक अगर इतने रिसोर्सेज सिर्फ इतने ही अगर हैं लक्ष्मीकांत से, प्लस आप करंट अफेयर्स को जो है वहाँ से यूज़ कर रहे हैं न्यूज़पेपर से, प्लस आप उसको जो क्वेश्चंस हैं उनको आप टेस्ट पेपर से उठा रहे हैं, और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई थिंक दिस इज अ कांस्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हर जगह है, चाहे प्री हो, चाहे जीएस के चारों पेपर हो, चाहे ऑप्शनल के दोनों पेपर हो। यूपीएससी ने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपके सामने रखा हुआ है, और वो चाहती है कि आप इसको जो है पढ़ें और समझें कि हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ट्रेंड एनालिसिस हाँ, आप उसको खुद समझिए कि हम आपसे क्या चाहते हैं। ये यूपीएससी ने खुद बताया हुआ है। तो आई थिंक इतना एस्पिरेंट्स में एक वाइजनेस होनी चाहिए कि वो इस चीज़ को खुद समझें, एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, और यही कई लोग नहीं ले पाते हैं। तो जीएस की स्ट्रैटेजी कैसी थी जीएस2? जीएस2 का फिर यही था कि जैसे पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो कोई क्वेश्चन अगर है तो जनरली वो करंट अफेयर रिलेटेड होता है। जैसे इस बार क्वेश्चन सीबीआई पे था, तो अब सीबीआई हरदम न्यूज़ में रहता है, इसीलिए वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर सीबीआई उसके अंदर है तो कुछ चीज़ें सीबीआई से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए कि सीबीआई जो डीएसपीई है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है 1946, वहाँ से अपनी पावर्स को डिराइव करता है, तो वो चीज़ होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपने लिख दिया, या कुछ कोई कमेटी होगी जिसने रिकमेंड किया होगा कि सीबीआई की पावर्स को क्या करना चाहिए या कैसे ऑटोनॉमी देनी चाहिए, उसके बारे में आपका होना चाहिए। तो जैसे जो जीएस2 के आंसर्स होंगे उसमें थोड़ा सा ये दिखना चाहिए कि आपको उसका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल पता है, थोड़ा बहुत आपको पता है कि उसके क्या सेक्शंस हैं, कोई लॉ अगर उससे रिलेटेड है कि नहीं, उसके करंट अफेयर्स है कि नहीं, बिकॉज जीएस2 डायनामिक है, तो आप करंट अफेयर्स को बहुत कोट करिए जीएस2 में। और उसके बाद आप ये देखिए कि उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि नहीं, या किसी कमेटी ने कुछ रिकमेंड किया है कि नहीं, वो जीएस2 हो गया। जीएस4 में इट इज़ अबाउट कोई आप कुछ डायग्राम्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। जीएस2 में गवर्नेंस में उतना आपको लिबर्टी मिलती है, और आप कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच वगैरह होता है, या इन्वॉल्विंग ऑल दी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, या ग्रीवेंस रेड्रेसल, या सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, ये सब कुछ वर्ड्स होते हैं जो गवर्नेंस से रिलेटेड होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और फाइनली आईआर होता है, तो आईआर में कुछ डायग्राम्स वगैरह भी आप बना सकते हैं वेयर इट इज़ नीडेड। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ बोलूँगा कि जैसे जीएस में सबको कन्फ्यूजन होता है कि डायग्राम्स कितना बनाए कितना नहीं बनाए, तो आई थिंक इसका ये है कि आप ओवरडू मत करिए डायग्राम्स का। अगर वहाँ पे एक्चुअली ज़रूरत है तो आप बनाइए, नहीं तो जैसे लास्ट ईयर एक टॉपर हैं, वो हमेशा, वो मेरे मेंटोर भी रहे हैं, तो मुझे वो कहते थे कि यार कंटेंट इज़ द किंग। तो आपका फोकस हमेशा कंटेंट पे होना चाहिए, आपका फोकस ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन पे नहीं होना चाहिए। प्रेजेंटेशन पे इतना नहीं। प्रेजेंटेशन एक अमाउंट के बाद प्रेजेंटेशन ठीक है, अगर आपकी हैंडराइटिंग एग्जामिनर को समझ में आ रही है तो इट इज़ अ फाइन प्रेजेंटेशन, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। कंक्लूजन कैसे आप ड्रॉ करते थे, लाइक क्या अप्रोच होनी चाहिए कि इफेक्टिव कंक्लूजन हो? देखिए, कंक्लूजन के लिए मेरा अप्रोच ये था कि जैसे मैं क्या करता था कि क्वेश्चन पेपर पे मैं लिख लेता था कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपीज, एसडीजीज और प्रियम्बल, ऐसे मैं लिख लेता था। अब मैं देखता था कि कहाँ पे इनमें से कोई चीज़ किसी में फिट हो रही है। तो अगर कोई वुमेन पे क्वेश्चन होगा तो मैं एंड में लिख दूंगा कि वुमेन पे, हाँ, की रिस्पेक्ट करना एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, और वो एक एस्पेक्ट एसडीजी गोल का भी है, तो उससे कंक्लूड हो गया। या प्रियम्बल, या कोई इक्वालिटी पे क्वेश्चन है, या डिसएडवांटेज क्वेश्चन सेक्शंस पे क्वेश्चन है, तो हमारे प्रियम्बल में लिखा है कि हम लोग सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, तो अगर हम इनको ऐसा करेंगे तो हम लोग प्रियम्बल में जो आइडियल्स हैं उसको अचीव करेंगे। तो मैं उसमें से कोई एक चीज़ कोशिश करता था कि फिट हो जाए। क्यों फिट हो जाए? तो इससे क्या इफेक्ट आता था आपके अकॉर्डिंग? आई थिंक काफ़ी इफेक्ट आया है, बिकॉज ये मैंने तीनों अटेम्प्ट में किया है, एंड दिस वाज समथिंग आई लर्न फ्रॉम मेरे कॉलेज के सीनियर थे, उनकी 3rd रैंक आई थी 2013 में, तो उन्होंने तब वो ये यूज़ करते थे, और उन्होंने तब ये चीज़ बताई थी, तो ये चीज़ मेरे दिमाग में थी तब से, तो फिर मैंने इसी को यूज़ किया, एंड आई थिंक इट वर्क्स, बिकॉज इससे क्वालिटी ऑफ आंसर्स बढ़ जाती है। और इससे ये भी लगता है कि आपके दिमाग में कॉन्स्टिट्यूशन ही है, यू आर थिंकिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अप्रोच वही चल रही है जिस चीज़ के लिए आप जिस चीज़ प्रिपेयर के लिए आप कर रहे प्रिपेयर हैं। कर रहे हैं। परफेक्ट। कर्ष, आपकी जीएस3 की क्या स्ट्रैटेजी रही थी? जीएस3 की स्ट्रैटेजी तो काफ़ी थी, लेकिन नंबर कभी नहीं आ रहे थे उसमें, तो उसमें हमेशा मेरे, इस बार भी 92 ही है, बट आई थिंक जीएस3 में इस बार अभी किसी के नंबर नहीं आ रहे हैं फिलहाल बहुत ज़्यादा। तो जीएस3 देखिए बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, सबसे ज़्यादा डाइवर्स इनफैक्ट, और सबसे ज़्यादा डायनामिक भी है, तो जीएस3 के रिसोर्सेज थोड़े बढ़ जाते हैं, बट आई थिंक बेसिक वही रहेगा कि आपके जो अपने नोट्स होंगे, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, और उसके साथ आप जो, जैसे इकोनॉमिक्स में आप बजट भी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सर्वे की समरी पढ़िए, पूरी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की कभी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आप जब डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आते हैं, तो उसमें जो एनडीएमए है उसकी वेबसाइट पे हर डिज़ास्टर का सब पॉलिसी लिखा हुआ है कि इस डिज़ास्टर में क्या करना है, इसमें क्या करना है, तो वहाँ से आप उसको कवर कर सकते हैं। फिर जो इंडिया एक्ट 75 किताब है, सरकार ने निकाली है, तो उसको आप कवर कर सकते हैं, और वो तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, तो उसको आप कवर करिए।
और उसके साथ फिर आप जब टेस्ट लगाएंगे तो वहाँ से करंट अफेयर्स आ जाएगा, क्योंकि उसमें साइंस एंड टेक भी है, तो उसको भी जो करंट अफेयर्स में जो चल रहा है उसको न्यूज़पेपर में आप देख रहे हैं वो करिए। तो आई थिंक उसका कोई एंड नहीं है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स है ये वाला सबसे पेपर, ज़्यादा vast। सबसे ज़्यादा। तो आपके फर्स्ट सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में सबसे ज़्यादा स्कोर GS3 का इसी अटेम्प्ट में था? हाँ 92 आया और वही सबसे ज़्यादा था तीनों बार। तो क्या अप्रोच ने मतलब हेल्प किया कि आपको स्कोर इम्प्रूव हुआ? आई थिंक जैसे इकोनॉमिक्स में आप कभी थोड़ा बहुत ग्राफ्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था जीडीपी पे था, तो आप एक ग्राफ बना दीजिए कि जीडीपी कैसे बढ़ घट रही है, तो उससे एक फ़ायदा हो जाएगा। या थोड़ा आप डायग्राम से कोई चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन है तो एपीएमसी मंडी कैसे वर्क करती है, या ब्लॉकचेन पे क्वेश्चन है तो वो कैसे वर्क करता है। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है आपको। तो तो कोई मेजर चेंज किया था अपने रिसोर्सेज के लिए? रिसोर्स में मैंने बहुत मेजर चेंज नहीं किया, आई थिंक इसीलिए शायद मेरे नंबर में भी बहुत डिफरेंस नहीं है हर अप्रोच में। बट आई थिंक जीएसबी में ऐसा है कि करंट अफेयर ओरिएंटेड है, तो उसके लिए इट इज़ बेटर कि आप करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर्स और जो है जो मैगजीन्स हैं उससे आप वाकिफ़ रहें, और आप जो टेस्ट लगा रहे हैं वहाँ से जितना हो सके आप कवर कर सकें। वहाँ से जितना इन्फॉर्मेशन बिल्कुल, एक्सट्रैक्ट हो बिल्कुल। जाए। ठीक है। GS4 का कैसे रहा फिर, एथिक्स? आई थिंक एथिक्स का ऐसा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, बिकॉज यहाँ पे आ जाते हैं काफ़ी नंबर। तो एथिक्स के लिए ऐसा है कि जैसे कुछ मार्केट में रिसोर्सेज भी होते हैं एथिक्स को लेके, तो बहुत सारे अलग अलग कोचिंग है, आप किसी भी एक कोचिंग को उठा के उनके रिसोर्सेज आप पढ़ सकते हैं। आप कुछ पर्टिकुलर रिकमेंड करोगे? और जैसे फोरम का एक एथिक्स का रेड बुक है, वो बहुत अच्छा है, ओके। या लुकमान के भी नोट्स हैं वो भी अच्छे हैं, तो उसको आप देख सकते हैं उठा के। उसमें आपने वो रेफर किए मैंने थे? रेफ़र किया था। दोनों? हाँ। ज़्यादा फोकस किस पे था? ज़्यादा फोकस तो एक बार तो मैंने लुकमान के नोट्स पढ़े थे, वो भी अच्छे थे नोट्स, और उसके बाद मैंने फोरम की एथिक्स की रेड बुक पढ़ी थी। तो उसका फ़ायदा ये है कि उसमें ज़्यादा सिंपल तरीके से चीज़ों को समझाया हुआ है, लुकमान फोरम वाला में? इतना सिंपल नहीं है, उन्होंने टेक्निकल टर्म्स बहुत यूज़ किए हुए हैं। तो फोरम में और एग्जांपल्स काफ़ी आपको मिल जाएंगे फोरम में, कि क्योंकि एथिक्स में एक पेपर है जिसमें सबसे ज़्यादा एग्जांपल्स की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज आप किसी चीज़ को जब डिफाइन भी करते हैं एथिक्स में, अगर आप इंटीग्रिटी को भी डिफाइन करें तो आप एक एग्जांपल यूज़ करेंगे कि इंटीग्रिटी होती क्या है। तो उसके बाद फिर आप उसके जो कंपोनेंट्स लिस्ट डाउन करेंगे, आप उन कंपोनेंट्स में भी जो है उसको एग्जांपल से सब्सटेंशिएट करेंगे। अब वो एग्जांपल्स ब्यूरोक्रेसी से में भी हो सकता है, पॉलिटिशियंस में भी हो सकता है, या इंटरनेशनल में भी हो सकता है, या सोशल एक्टिविस्ट में भी हो सकता है, या हिस्ट्री में भी हो सकता है। तो आई थिंक आपका एक कलेक्शन होना चाहिए एग्जाम्पल्स का। और दूसरी चीज़ ये भी होनी चाहिए कि जो भी कीवर्ड्स हैं जो सिलेबस में दिए हुए हैं GS4 के, उन सबका एक डेफिनेशन विद एग्जांपल आपके पास रेडी होना चाहिए, और वो डेफिनेशन बहुत सिंपल होनी चाहिए, बहुत टेक्निकल डेफिनेशन इजीली अंडरस्टैंडेबल। एकदम। ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी इज अबाउट स्पीकिंग द ट्रूथ एंड बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ, यही है ऑनेस्टी, और यही आप लिख के आइए, क्योंकि इससे एग्जामिनर भी रिलेट करेगा कि हाँ भाई यही ऑनेस्टी है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो वो पेपर आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट कर रहा है बेसिकली। वो पेपर इतना लेंदी इसीलिए बनाया जाता है ताकि आपके पास ज़्यादा सोचने का टाइम ना हो, जो आप एक्चुअल हैं आप वही लिखें उसमें, जो आपकी जो आपकी पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी वही बाहर आए। तो उसमें थोड़ा सा जैसे स्टैटिक है और एक केस स्टडीज़ का सेक्शन होता है, तो दोनों का थोड़ा थोड़ा अप्रोच अलग हो जाता है। बट आई थिंक जैसे केस स्टडीज़ भी जो हैं वो उसमें आपने उनको इंट्रोड्यूस किया कि केस स्टडी किस बारे में है। उसके बाद फिर वो जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कि कौन स्टेक होल्डर है, क्या एथिकल इशू है, आप उनको आइडेंटिफाई करने के बाद आप अपने कोर्स ऑफ एक्शन पे जा सकते हैं। फिर उसमें जो रूल्स होते हैं, जो सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स होते हैं, वो काम आते हैं। तो आपको ये चीज़ देखना है कि केस स्टडीज़ में आप हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनली और जो है लीगली करेक्ट रहें। जो लॉ है आप उसको फॉलो करें, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आप उसको फॉलो करें। उसके अलावा बाकी सब कोई मतलब नहीं किसी चीज़ से। ग्रेट। आपने ऐसे राइटिंग के लिए क्या फॉलो किया था? ऐसे इज समथिंग, क्योंकि ऐसे में मेरा इस बार भी अच्छा स्कोर नहीं रहा है और लास्ट ईयर भी अच्छा स्कोर नहीं रहा है, बट फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा ऐसे को लेके कि ऐसे का जैसे 2 टॉपर्स हैं, एक राधिका गुप्ता मैम है, टी प्रतीक राव सर है, तो इन दोनों के लास्ट ईयर 140 प्लस थे ऐसे में। तो मैं कैंडिडेट्स को बोलूँगा इनकी कॉपीज़ को जरूर पढ़िएगा। जैसे मैं इतने जो टॉपर्स का नाम ले रहा हूँ, एक्चुअली मैंने इस बार वही किया है, मैंने इन टॉपर्स के आंसर कॉपीज़ को पढ़ा रेफर हुआ किया है, इनको? जो मैं पहले नहीं करता था, इसलिए मुझे टॉपर्स के नाम याद हो गए। अभी आप मेरा ऑप्शन बोलेंगे तो उसमें मैं 3 टॉपर्स के नाम अलग अलग गिना दूंगा आपको, बिकॉज यही किया है मैंने। क्योंकि कोई इंसान अगर टॉपर बन रहा है तो वो एक रीज़न होता है उसका, राइट। उसकी एक अप्रोच होती है, उस अप्रोच को आप समझिए। तो आई थिंक, और यूपीएससी में इतना कम टाइम होता है कि खुद का अप्रोच डिवाइस करने से बेटर है कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, जो टॉप कर चुका है उस अप्रोच से, उसको फॉलो कर लीजिए बस। तो ऐसे राइटिंग के लिए आप वैसे कोई टिप्स देना चाहेंगे जो आपने मिस्टेक्स करी, या फिर जो आपको लगता है कि एस्पिरेंट्स उससे कुछ सीखें बिल्कुल। तीनों अटेम्प्ट्स में? जैसे ऐसे में मैं ये बोलूँगा कि जैसे पहले कन्वेंशनल स्ट्रैटेजी होती थी ऐसे को लेके कि आप खूब सारे डायमेंशंस खोल दीजिए, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इंस्टीट्यूशनल एंड जो भी डायमेंशंस हैं। बट आई थिंक वो एक मैकेनिकल अप्रोच हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा यूपीएससी में काम नहीं कर रही है, बिकॉज एवरीबडी इज़ फॉलोइंग द सेम अप्रोच।
तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऐसे थोड़े आर्गुमेंटेटिव होने चाहिए, और ये यूपीएससी भी चाहता है। इसीलिए यूपीएससी अब जो आपको टॉपिक्स दे रहा है वो ऐसे फिलोसफिकल टॉपिक्स दे रहा है, जहाँ पे आप एक आर्गुमेंटेटिव एसेस को लिखें, उस फिलोसफी को अंडरस्टैंड करें। तो अब आप वो जो टॉपिक्स हैं, अब आप उनको भी प्रैक्टिस करना शुरू करिए, उस सब टाइप के ऑब्सक्योर टॉपिक्स को लिखना शुरू करिए। और ऐसे में मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक। क्योंकि अगर आपने टॉपिक गलत इंटरप्रेट किया तो आपके 40 से 50 नंबर का डैमेज ऐसे करके जाएगा। वो आपको 120 से 70 के या 80 के आसपास लेके आएगा। एंड आई नो 2 पीपल पर्सनली जिनका 50-50 नंबर कम हुआ है ऐसे में। मतलब 50 नंबर मतलब 50 मार्क्स बहुत मैटर करता है यूपीएससी में। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप टॉपिक को समझिए। आप 5-10 मिनट इनिशियली देखिए, आप टॉपिक को अच्छे से समझिए। आप हिंदी में लिख के देखिए अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो, लेकिन उसको एक बार आपने सही समझा तो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसे में होती है वो होती है फ्लो। और ऐसे में बहुत ज़्यादा अपने नॉलेज का शो ऑफ नहीं करना है। ऐसे ये नहीं लगना चाहिए कि आपको जो जो पता था आपने वहाँ पे डंप कर दिया है। अगर आपने ऐसे को ब्रेनस्टॉर्म करते हुए 10 एग्जाम्पल के साथ आप आए हैं तो 10 में से 6 ही लिखिए, बट उन 6 को अच्छे से एक्सप्लेन करिए और उसके बाद फाइनली उस टॉपिक के साथ कनेक्ट करिए कि कैसे वो एग्जाम्पल उस टॉपिक से कनेक्ट रेलेवेंट है, रादर देन गिविंग अ लॉट ऑफ एंड डंपिंग अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। तो आई थिंक ये एक अप्रोच है। और जैसे 2 अलग अलग एसेस होते हैं तो मैं ये बोलूँगा कि दोनों एसेस का अप्रोच अलग रखिएगा। सेम टेम्पलेट में दोनों को मत लिखिएगा। एग्जामिनर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको कोई भी ऐसे दिया जाए आप सेम टेम्पलेट में उसको बिठा सकते हैं। तो आपने ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करी थी? मैंने टेस्ट लगाए थे, और जो टॉपर्स हैं जैसे एक दिव्यांशु निगम करके हैं, 44 रैंक हैं, तो उन्होंने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाए हुए हैं ऐसे के, तो उनके नोट्स को ज़रूर पढ़ सकते हैं। उन्होंने टॉपिक वाइज नोट्स बनाए हुए हैं अलग अलग टॉपिक के एसेस को लेकर, और उनका अच्छा 140 समथिंग स्कोर भी था उनका ऐसे में। तो दिव्यांशु निगम हो गए, राधिका गुप्ता मैम हो गई, टी प्रतीक राव सर हो गए, ये तो टॉपर्स हो गए। उसके बाद दूसरा आपने टेस्ट लगा दिया। तीसरा आपकी खुद की मेहनत होगी। जब आप टेस्ट लगाएंगे तो कोचिंग वाले भी आपको सोल्यूशन देते हैं उन एसेस का, तो उन एसेस को पढ़िए, उसमें से कुछ कोट्स निकालिए बढ़िया लिखने के लिए, और एंड कैसे करना है, बिकॉज ऐसे का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत मैटर करता है। राइट। तो वहाँ पे आप देखिए कैसे आप अच्छा कंक्लूजन एक दे सकते हैं पॉजिटिव नोट पे, चाहे कैसा भी ऐसे हो वो। जो लोग घर से प्रिपेयर कर रहे हैं लाइक विदाउट एनी कोचिंग, तो वो क्या अप्रोच फॉलो करें ऐसे राइटिंग के लिए? ऐसे राइटिंग के लिए फिर वो टॉपर्स का कॉपीज तो देख ही सकते हैं, और उसके बाद वो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर एसेस लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर हाँ, और क्वेश्चन जो दे कैन गेट पीयर इवैल्यूएटेड। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आपने किस बेसिस पे डिसाइड किया था, जैसे आउट ऑफ द वैरायटी दैट यू हैव अवेलेबल, तो कौन सा सब्जेक्ट लेना आपका ऑप्शनल के लिए? मैंने फिर क्या किया था, आई थिंक जब मैं अपने कॉलेज में था और जब मैं न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ता था तो उसमें मुझे जो पॉलिटी या गवर्नेंस की चीज़ें होती थी या आईआर की चीज़ होती थी, दैट यूज्ड टू इंटरेस्ट मी अलॉट। तो फिर मैंने पीएसआईआर का उठाया और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, फिर मैंने सिलेबस देखा। तो जब मैंने क्वेश्चंस को देखा और मैंने देखा द नेचर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं, वो मुझे ऐसा लगा कि यार इनको पढ़ा जा सकता है इन टॉपिक्स को, और इंटरेस्टिंग है। हाँ, वो इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा था। एंड आई थिंक इंटरेस्ट इज़ द ओनली फैक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि नंबर और रिसोर्सेज और किस में ज़्यादा यूपीएससी नंबर दे रही है किस में कम दे रही है, सब बात की बात है। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट अच्छा है तो आप कोई भी ऑप्शन लीजिए, आप उसमें 300+ स्कोर कर देंगे। इंटरेस्ट से अगर मैं बात करूँ तो आउट ऑफ द 3-4 years दैट यू स्पेंड फॉर द प्रिपरेशन, कभी इंटरेस्ट लूज हुआ कि क्या कर रहे हैं, जैसे 2 टाइम में नहीं क्लियर हो रहा है, तो उस टाइम पे कैसे खुद को मोटिवेट किया, मतलब बैक ऑन द ट्रैक कैसे? फिर आई थिंक उसके लिए जैसे देखिए डिमोटिवेशन तो होता ही है, और कभी कभी लगता है कि क्या कर रहे हैं यार। मतलब आप अपने फ्रेंड्स को देखते हैं कि लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट देखते हैं, फिर आपको लगता है हम एक 10 फुट बाय 10 फुट के कमरे में बैठ के किताब लक्ष्मीकांत लेके बैठे हुए हैं। तो ऑब्वियसली डिमोटिवेशन लगता है, लेकिन आप एक चीज़ समझिए कि जो आप चीज़ कर रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं ऐसा नहीं कहता कि बाकी चीज़ें बड़ी नहीं है, बट यूपीएससी बहुत डिमांडिंग चीज़ है, और वो आपका बहुत प्राइम टाइम जो आपकी यूथ का है उसको डिमांड करेगी वो। राइट। क्योंकि उसका रिवॉर्ड भी उतना ही है। उसको निकालने के बाद आप जिस पोजीशन पे जाएंगे वो पोजीशन भी उस लेवल की पोजीशन है। तो आप जब इतनी बड़ी चीज़ करें तो उसमें समय लगता है, तो आपके अंदर वो पेशेंस होना चाहिए। जैसे मुझे 4 साल लगे, मेरा 3 अटेम्प्ट था 2018 से 2022 तक, तो उतना पेशेंस आपको रखना पड़ता है। और फिर आप एक अच्छा ग्रुप बनाइए, जो आपके दोस्त हैं वो ऐसे होने चाहिए जो आपके फेलियर के बाद आपको मोटिवेट करें। मेरा सिलेक्शन नहीं होता था तो मेरे दोस्त दूर से भी दूर भी रहते थे, बट वो अगले दिन मेरे पास आ जाते थे, 1-2 दिन मेरे साथ रहते थे, या पेरेंट्स का घर से सपोर्ट होता था, या मेरे मेंटोर्स थे जो मुझे हमेशा कहते थे कि मतलब उत्कर्ष, फॉर यू इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन। तो वो हमेशा ही कहते थे मुझसे, और जो मेरा रैंक भी आया तो बोल रहे हैं कि मतलब बिल्कुल सरप्राइज नहीं हम तो 5th रैंक से। तो आई थिंक जब ऐसे लोग हैं जो आपको इतना मोटिवेट कर रहे हैं तो आई थिंक 5th रैंक क्या फर्स्ट भी आ सकती है। वैसा अगर आपको एनवायरनमेंट मिलता है जो मोटिवेटिंग है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी क्या थी? ऑप्शनल में जैसे बुक्स को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बिकॉज यूपीएससी में आपको एक पॉलिटिकल साइंस का स्कॉलर नहीं बनना है, आपको रिसर्च स्कॉलर तो बनना नहीं है। मतलब इट इज़ एन एग्ज़ाम, और इसको एक पेपर की तरीके से लेना है।
तो इट इज़ बेटर कि जैसे कुछ टॉपर्स हैं तो उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि लोग उनके आंसर राइटिंग को ज़रूर देखें कि एक नवनीत मन करके हैं, एक यशनी नागराजन मैम है और एक तृप्ति धोडमे से मैम है। तो तीनों के आंसर्स को ज़रूर देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि वो कैसे लिखते हैं। तो ऑप्शनल में क्या होता है कि दे यूज़ द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई जीएस का बंदा है वही आके पेपर दे के जा रहा है, तो वो उस लैंग्वेज को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। या पॉलिटिकल साइंस की टर्म्स यूज कर यस, रहे उस हैं। टर्म्स को यूज़ करना ज़रूरी है। लगना चाहिए आप एक स्टूडेंट है पॉलिटिकल साइंस के, स्कॉलर ना भी हो तो एक स्टूडेंट है, आप हैं पॉलिटिकल साइंस के। और दूसरा जैसे पॉलिटिकल साइंस में आईआर का भी कंपोनेंट आता है, तो वो काफ़ी डायनामिक होता है। तो जैसे क्या होता है कि उसको कवर करने के लिए मल्टीपल रिसोर्सेज को यूज़ किया जा सकता है, बिकॉज न्यूज़पेपर से तो आपका काम हो जाएगा फॉर जीएस, बट इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वहाँ पे स्पीचेज एंड स्टेटमेंट्स आते हैं और उनको पढ़ें। और उसके बाद जो कार्नेगी हो गया उसके आर्टिकल्स हैं, या प्रोजेक्ट सिंडिकेट है, या इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़ है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर का, उसके ब्रीफ्स आते हैं, तो उसको ज़रूर पढ़ सकते हैं। एक कट द क्लटर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आता है यूट्यूब पे, तो आपने इन सबको फॉलो किया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बिकॉज आपको उतना डाइवर्सिटी चाहिए ओपिनियंस और अंडरस्टैंडिंग कंटेंट का, के लिए। और आईआर इतना डायनामिक हो गया है कि एक जगह से पढ़ के वो समझ में भी नहीं आता है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो आई थिंक फॉर पीएसआई ऑप्शनल वालों के लिए थोड़ा सा दे विल हैव टू पुट इन दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, और इन सब न्यूज़ वेबसाइट्स को हर महीने एक्सप्लोर करते रहें। इट्सा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिड यू फील एट एनी पॉइंट कि आपको ये ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना चाहिए था, प्रोबेबली कुछ और इजी रहता? आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज जब फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो ऑप्शनल वॉज द कल्प्रिट। तो मेरा ऑप्शनल पेपर 2 में बहुत कम नंबर आ गए थे और मैंने 23 नंबर से कट ऑफ मिस किया था। तो अगर उसी पेपर में अच्छे होते तो शायद कहीं ना कहीं लिस्ट में आ जाते। तो आपने फिर चेंज किया ऑप्शन कि यही रखा? नहीं, मैंने चेंज नहीं किया। तब भी change नहीं किया? आई वांटेड टू गिव इट वन मोर ट्राई। तो यू टुक इट एज अ चैलेंज कि हाँ। इसको तो क्लियर करना है। तो फिर जब नेक्स्ट बार मैंने दिया तो मेरे 280 आए ऑप्शनल में, विच वाज वेरी गुड लास्ट ईयर। फिर इस बार दिया तो 314 नंबर आए। हाई बाई ग्राफ इंक्रीज। हाँ, तो आई थिंक ऑप्शनल ये जो रैंक है ये ऑप्शनल की वजह से। तो आप किस चीज़ को, उस फैक्टर को आप कहोगे कि इसकी वजह से मतलब इतना इंक्रीज हुआ है स्कोर में ऑप्शनल के? लाइक पहले क्रैक मतलब काफ़ी लो स्कोर था तो थर्ड में काफ़ी सही है। आई थिंक इसका एक रीज़न तो ये है कि आप टॉपर्स की कॉपीज़ को देखते हैं और उनसे सीखते हैं आंसर कैसे लिखते हैं। और दूसरा जैसे आप पीयर रिव्यू भी करते हैं, तो मेरा फ्रेंड था तो वो मेरी कॉपीज़ देखता था, फिर वो बताता था कि तुम कुछ सब पार्ट्स को मिस कर जाते हो, कुछ को ज़्यादा लिख देते हो, कुछ को कम लिख देते हो। ठीक है, तो आई थिंक आप जब सारे सब पार्ट के साथ जस्टिस कर रहे हैं और आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं टेस्ट सीरीज़ वगैरह से, तो आपके आंसर्स में एक यूनिकनेस भी आ रही है। आप टॉपिक्स को आपस में इंटररिलेट कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, आप थ्योरीज़ को भी कंटेम्प्रेरी एग्जांपल के साथ सब्सटेंशिएट कर रहे हैं। तो आई थिंक वो एक आपको आंसर्स को एक एक्सक्लूसिविटी देता है। आई थिंक दैट हेल्प। उत्कर्ष, अब हम इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। सो आपका इंटरव्यू कैसा रहा? किस तरह के क्वेश्चंस पुट अप किए गए? इंटरव्यू तो काफ़ी कॉर्डियल था। आर्यन चौबे सर का बोर्ड था एंड इट वाज वेरी कॉर्डियल। तो क्वेश्चंस तो जैसे बैकग्राउंड से रिलेटेड ही थे, क्योंकि मेरा आईआर ऑप्शनल है। तो एक मैम थी, तो उन्होंने मुझसे फ्रेंच प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में पूछा था। तो उस समय इलेक्शन चल रहे थे, तो शी आस्क्ड मी तुमको क्या लगता है कौन जीतेगा? तो मैंने कहा मैम इमानुएल मैक्रोन के 52% इस समय चांसेस हैं, बाद में 58% से ही वन। तो फिर बोलती अच्छा मरीन ले पेन जीत गई फिर, तो क्या तुमको क्या लगता है क्या चेंज होगा इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस में? मैंने कहा मैम बहुत चेंज तो नहीं होगा, बिकॉज हमारे रिलेशन इंस्टीट्यूशनल हैं। और फिर उन्होंने कहा अच्छा यूरोप पे क्या चेंज होगा? मैंने बताया कि हम नेटो थोड़ा सा अब वीक पड़ रहा है, तो फ्रांस और जर्मनी अब थोड़ा असर्टिव हो रहे हैं यूरोपियन सिक्योरिटी को लेकर। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करें? एक ट्रिकी क्वेश्चन मुझसे फर्स्ट अटेम्प्ट में पूछा गया था। एक मेंबर थे, उन्होंने पूछा था कि उत्कर्ष डू यू थिंक डोनाल्ड ट्रंप इज़ एन ऑटोक्रेट और अ डेमोक्रेट? तो मैंने सोचा, फिर मैंने रिप्लाई किया सर आई थिंक ही इज़ अ रिपब्लिकन, और वो हंसने लगे। तो आई थिंक जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड को टेस्ट करते हैं। तो आप कोशिश करिए आप ऐसा आंसर दे के निकलें कि आप उस वहाँ से निकल जाएं। तो डिप्लोमेटिक अप्रोच होना चाहिए उस केस में? जो बहुत ट्रिकी है उस पर आप डिप्लोमेटिक अप्रोच थोड़ा सा ले सकते हैं। कुछ बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया, बहुत ट्रिकी हो गया, इट इज़ बेटर आप वहाँ से निकलिए जल्दी से। और जो क्वेश्चंस ना आते उस केस में क्या करें? लाइक बिल्कुल भी ABCD नहीं पता? बस सॉरी सर नहीं पता, स्माइल करके सॉरी नहीं पता, चाहे वो 5 बार भी हो चाहे 10 बार भी हो, सॉरी नहीं पता, झूठ नहीं बोलना। मतलब बी कॉन्फिडेंट कि नहीं आता है तो नहीं आता है, क्या कर सकते हैं उसमें? तो उसमें कोई ट्राई भी नहीं करना चाहिए कि एक गेस नहीं, अगर गेस करना है तो आप परमिशन लीजिए कि अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है परमिशन ले सकते हैं कि सर इफ़ यू अलाउ आई कैन टेक अ गेस। अगर वो येस बोलो तो ठीक है, नहीं तो नहीं।
तो अगर एक आपको मास्टर टिप देनी हो टू क्रैक द इंटरव्यू तो वो क्या होगी? आई थिंक मास्टर टिप तो यही रहेगी कि बी ऑनेस्ट। अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप एवरेज जो नंबर होते हैं 150 160 उतना आपको ज़रूर मिलेगा, उससे कम आपको नहीं मिलेगा। दिस इज़ अ गारंटी। कुछ एक्स्ट्रा आपको कुछ किसी ने गाइड किया हो कि मतलब 3 अटेम्प्ट्स में तो एज सच क्या सबसे बेस्ट रहेगा? कुछ पर्टिकुलर कुछ कोट या कुछ भी? आई थिंक जैसे इस एग्ज़ाम में जब मेरा नहीं भी हो रहा था बार बार, तो एक भैया हैं तो ही इज़ ऑलरेडी इन दी IRS, तो मुझे बोलते थे कि यार इस एग्ज़ाम में बस खड़े रहना होता है और हार नहीं अपने माननी। नंबर का वेट करना होता है। तो हो सकता है आज आपका नंबर नहीं लगा, किसी और का लगा है, अगली बार। डज दिस मीन कि प्लान बी नहीं होना चाहिए? सी आई डिड नॉट हैव अ प्लान बी, बट मैं ये नहीं कहता कि प्लान बी नहीं होना चाहिए, बिकॉज मुझे बीच में एक PSU में जॉब भी ऑफर हुई थी, बट आई डिड नॉट टेक दैट अप बिकॉज यही करना था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं 2 बार इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ तो आई एम क्लोज टू द लाइन और मैं उसको छोड़ नहीं सकता किसी भी चीज़ के लिए। तो एस्पिरेंट्स को आप क्या एडवाइस करोगे? लाइक कब तक ट्राई करना चाहिए? कितने आई अटेम्प्ट तक थिंक wait 3 करना अटेम्प्ट चाहिए? सीरियस होने चाहिए, उसके बाद आप बैकअप सोच सकते हैं, बट उसके 3 बाद। अटेम्प्ट तक नहीं। Okay, Utkarsh, that was a very insightful session. Now I have some quick rapid fire questions for you. So I'll be asking you quick questions and you have to answer as honestly as you can. Okay? Let's begin with them. So the first question is, what is the best present you have ever received? आई थिंक अभी रिसेंटली जब सिलेक्शन हुआ था तो एक फ्रेंड ने मेरे लिए डूडल बनाया हुआ था, तो वो डूडल बहुत ब्यूटीफुल था, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा प्रेजेंट था। The best present of your life. Okay. Which is that moment of your life that you would like to relive? आई थिंक द डे ऑफ द रिजल्ट। I expected this one. What do you think people misunderstand about you? दैट आई एम एरोगेंट। Okay. दैट इज अ बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग। What movie, book, or TV show changed your life? आई थिंक ऐसे ही कोई चेंज करने वाली तो मुझे नहीं पता, बट आई एन्जॉय रीडिंग और वॉचिंग एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। Okay. What is not a big deal to most of the people, but it is a torture for you? आई थिंक अगर मुझे कोई कम सोने के लिए कह दे तो इट इज़ अ टॉर्चर फॉर मी। Okay. So that was a great rapid fire round. We have something for you, Utkarsh. As a token of appreciation, थैंक यू सो मच। आप इसे नीचे रख सकते हैं. Utkarsh, we have another segment where we actually tag a topper so that we can call them here and they can also share their journey. So is there any person जिसको आप tag करना चाहोगे? मे बी यशार्थ, 12th rank। So Yasharth, probably we'll get in touch with you and we would also like to invite you here so that you can share your journey with our fellow aspirants. Thank you so much, Utkarsh. Before we actually conclude the episode, do you have a message for the aspirants, like any key tip for their preparation journey? I think a key tip would be to not lose hope in this journey. This is a long journey. 4 साल मुझे भी लग गए और I had my own share of failures. तो फिर there are moments where you start doubting yourself. I think you should not do that. और it is very important to have faith in yourself और भगवान के ऊपर भरोसा रखिए और eventually things would turn out to be much better than you have ever imagined. मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था 5th रैंक आएगी, तो अगर मेरी आ सकती है तो आपकी भी आ सकती है। तो आई थिंक आप उम्मीद मत छोड़िए लाइफ में और इस एग्ज़ाम में भी। That was really wonderful. Thank you so much, Utkarsh. Thank you for having me. To all the fellow aspirants, all the very best. I hope Utkarsh की journey ने आपको काफ़ी inspire किया होगा. So please like and share that video. And for more such inspiring videos, subscribe to our channel Chamomile Tea with Toppers. And all the very best.